बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स। आज से पहले अभी तक हमने 6 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। उन 6 चैप्टर्स के अंदर हमने केमिकल इक्विलिब्रियम जो था वो लास्ट चैप्टर पढ़ा था। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर से, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? बेटा मोटिवेशन अभी देते हैं, बिल्कुल। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, पहले तो ये देखें चैप्टर के अंदर आपने पढ़ना पढ़ाना क्या है। सबसे पहले आपने केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। रेट ऑफ रिएक्शन पे कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं वो फैक्टर्स पढ़ने हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है वो पढ़ना है। और रेट कांस्टेंट क्या चीज है वो चीज पढ़नी है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें पढ़नी है। 3-4 टॉपिक से ज्यादा लंबा इस चैप्टर को नहीं फेंका हुआ इन्होंने, बहुत मासूम से अंदाज में रखा हुआ है, तो हम इसको इसी मासूम से अंदाज में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले यू हैव टू नो द ब्रीफ आइडिया अबाउट केमिकल काइनेटिक्स। व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स? तो केमिकल काइनेटिक्स का पहले आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए, फिर हम आगे बात करने की जरूरत करेंगे, आगे बात करने को सीखेंगे समझेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स बेसिकली इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो आपके पास चंद बातों को पढ़े। हम जितनी भी 11 की केमिस्ट्री पढ़ते हैं ये बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है, जिसमें हम क्वांटिटेटिव और मेनली क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर रहे होते हैं, कैलकुलेशन की बात कर रहे होते हैं। तो ये 11 केमिस्ट्री जितनी हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर क्लासिफाई होती है। इसके बाद हम केमिकल काइनेटिक्स से क्या समझते हैं। केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स अबाउट, ये किस चीज के बारे में डील करती है। सबसे पहले केमिकल काइनेटिक्स डील करती है, डील्स अबाउट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो क्या है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डील करता है। ठीक है, इसके अलावा ये डील करता है फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उस पे कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं, कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या चीज कम करने से रिएक्शन की स्पीड कम हो जाती है, क्या चीज बढ़ाने से रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं भाई मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं भाई वो कौन से मैकेनिज्म होते हैं जिसको इंप्लीमेंट करके, जिसको यूज करके, या जब भी कोई केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है तो उसके पीछे कौन से मैकेनिज्म फॉलो हो रहे होते हैं। तो मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, तो ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं भाई वो कौन सा मैकेनिज्म है जिसकी वजह से कोई भी रिएक्शन आपका प्रोसीड होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाता है। लास्ट वन के भाई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम एक और चीज पढ़ते हैं, जो क्या पढ़ते हैं कि ऑप्टिमम कंडीशंस टू यील्ड द मैक्सिमम प्रोडक्ट। वो कौन सी मिनिमाइज कंडीशन, मिनिमम कंडीशन, मिनिमम रिसोर्सेज अप्लाई करें, मिनिमम कंडीशंस अप्लाई करें, ऑप्टिमम कंडीशंस टू यील्ड द मैक्सिमम प्रोडक्ट। वो कौन सी मिनिमम कंडीशंस हम अप्लाई कर सकें जिसके बाद हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को हासिल कर सकते हो। तो वी हैव टू अप्लाई द ऑप्टिमम कंडीशंस टू यील्ड द मैक्सिमम प्रोडक्ट। इट इज ऑल्सो बिलोंग्स टू द केमिकल काइनेटिक्स। ये केमिकल काइनेटिक्स से बिलोंग करता है। तो ये चंद कुछ केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन है कि भाई इसके अंदर हम रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, वो कौन से मैकेनिज्म है उनकी बात करते हैं, ऑप्टिमम कंडीशंस क्या है जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेगा, वो हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब ये चैप्टर स्टार्ट होता है ना मेरा बेटा, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है एक टॉपिक से जिसका नाम है रेट ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। आप रेट ऑफ रिएक्शन भी लिख दें, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन कौन सा होगा, केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं हम, कोई और तो पढ़ नहीं रहे। तो हम करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या है सर? रेट ऑफ रिएक्शन से मुराद ये है जब भी आपके पास कोई रिएक्टेंट होता है, जब भी हम कभी रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होता है सर? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, ये बात हम सबको पता है। रिएक्टेंट कंज्यूम होता है और कंज्यूम होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो रिएक्टेंट कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब जब ये प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसको हम डेफिनेशन वाइज क्या बोलेंगे कि भाई रिएक्टेंट का अमाउंट कम हुआ, रिएक्टेंट रिएक्शन में कम हुआ और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं भाई रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ गई।
इसको मैं क्या कह दूंगा, कम या ज्यादा होने को मैं बोल दूंगा चेंज। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो गई, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब हमने बताया था कि मोलैरिटी होता है। मोलैरिटी का मतलब क्या होता है बेटा, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसका यूनिट भी होता है मोल्स पर डीएम क्यूब। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन, दोनों की बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन चेंज होना। एंड प्रोडक्ट होगा, मैंने और लगा दिया, कोई एंड और का झगड़ा नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, गुलाबी अंग्रेजी के अंदर ये और लगा दिया मैंने, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से, टाइम के लिहाज से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का क्या होना बेटा, चेंज होना। दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगी, डिक्रीज होगी। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगी चंदा, कम होगी। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा क्या होगी बेटा, इंक्रीज होगी। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होगी, क्योंकि हम केमिकल काइनेटिक्स में जो रिएक्शन लेते हैं, जिन रिएक्शन की बात करते हैं, वो कौन से रिएक्शन होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जो रिएक्टेंट से सिर्फ प्रोडक्ट में जाते हैं और वापस रिएक्टेंट में नहीं आते। तो हम केमिकल काइनेटिक्स में इरिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। तो भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन का डिक्रीज होना और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन का इंक्रीज होना, दिस इज सिंपल कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन का यहां से फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या फॉर्मूला बन जाता है सर जी, रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली बराबर होगा डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, जिसको आप लिख देंगे चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना, किसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आना, ऑब्वियस सी बात है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिस लिहाज से रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, उसी रेशो से प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होगी, साथ साथ टाइम चेंज हो रहा होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से एक बात तो पता चल गई कि रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा हो, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही हो, टाइम गुजर रहा हो, दिस इज कॉल्ड एज सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन टी। एक्स बेसिकली कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा होता है और टी जो होता है वो किसको डिनोट कर रहा होता है, टाइम को डिनोट कर रहा होता है। यहां पर जब हम इसको ग्राफिकली समझते हैं तो हमें एक ग्राफ बनाना होता है। हमें क्या बनाना होता है, ग्राफ बनाना होता है। हम इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं, तो हमें उसके लिए एक छोटा सा ग्राफ बनाना होगा। ये वही ग्राफ है जो आपने कहाँ पढ़ा है, केमिकल इक्विलिब्रियम में, पिछले चैप्टर के अंदर जो ग्राफ पढ़ा है, ये वही ग्राफ है एग्जैक्टली। इसमें दो एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। एक्स एक्सिस में क्या आता है चंदा, टाइम आता है, टाइम। और टाइम को हम लेते हैं किसमें, सेकेंड्स में। वाई एक्सिस में हमारे पास क्या आता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कहाँ आती है, वाई एक्सिस पे आती है। और इसको हम ले लेते हैं मोल्स पर डी एम क्यूब। इसको हम ले लेते हैं मोल्स पर डी एम क्यूब। मोल्स पर डी एम क्यूब में लेते हैं कंसंट्रेशन, मैंने आपको बताया था। अब जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, ये वही ग्राफ है जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, दोबारा से पढ़ा रहा हूं। जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अपने पीक पर है, क्योंकि रिएक्टेंट अभी आपके पास मैक्सिमम मौजूद है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मिनिमम नहीं है बल्कि जीरो है। प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन आपके पास मिनिमम जीरो है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड हुआ, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन नीचे आती गई, टाइम गुजरता चला गया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या होती गई, कम होती गई। रिएक्टेंट आपका कम हो रहा है और रिएक्टेंट कम होने के साथ साथ एक चीज इंक्रीज हो रही है, जिसको आप क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। रिएक्टेंट कम होने के साथ साथ आप क्या बोलेंगे, आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे आपका रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, वैसे ही वैसे आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, दिस इज सिंपल रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब ये आपके पास रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट आपका डिक्रीज हुआ। अब इस ग्राफ को समझिएगा, ये आपके पास कौन है बेटा, प्रोडक्ट है, जो प्रोडक्ट आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। समझने की एक बात यह है कि जो लाइन नीचे की तरफ आ रही है, इस लाइन का नीचे आने का मतलब यह है कि कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। और ये लाइन आगे की तरफ जा रही है, इसका मतलब है टाइम आपका इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह ये लाइन ऊपर की तरफ जा रही है तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है और टाइम आपका बढ़ता चला जा रहा है। ये इसका एक छोटा सा मतलब है।
सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है, सबसे पहला सवाल इस ग्राफ को देख के पैदा होता है, सर ये ग्राफ कर्व क्यों है, ये ग्राफ आपके पास कर्व क्यों है, ये स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है सर ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होने की रीजन। तो स्ट्रेट लाइन ना होने की जो रीजन है ना, वो ये रीजन है कि हर मोमेंट पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। इसको भी मैं एग्जांपल से बात समझाता हूं। अगर ऐसा होता, अगर हर मोमेंट पे रेट ऑफ रिएक्शन चेंज ना होता, मतलब मैं समझ लेता हूं, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ 2 मिनट, यहाँ 3 मिनट, यहाँ 4 मिनट, यहाँ 5 मिनट, इसी तरह यहाँ 1 मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 3 मोल, यहाँ 4 मोल, यहाँ 5 मोल आ गए। अगर ऐसा होता कि 1 सेकंड गुजरने के बाद 1 मोल बना है, 2 सेकंड गुजरने के बाद 2 मोल्स बन रहे हैं, 3 सेकंड गुजरने के बाद 3 मोल्स बन रहे हैं, 4 सेकंड गुजरने के बाद 4 मोल्स बन रहे हैं, 5 सेकंड गुजरने के बाद 5 मोल्स बन रहे हैं, तो उस केस में तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता। उस केस में तो ये ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता जब नंबर ऑफ मोल्स, या आसान लफ्जों में कंसंट्रेशन और टाइम जो है वो यूनिफॉर्मिटी से चल रहा होता। कि 1 मिनट बाद 1 मोल बन गया तो 2 मिनट बाद कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, 10 मिनट बाद कितने बन चुके होंगे, 10 मोल्स बन चुके होंगे। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से होता है, जरा समझिएगा। स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग में आप क्या देख रहे हैं, ये लाइन एकदम से ऊपर जा रही है। इस लाइन का एकदम से ऊपर जाना मतलब है स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जो बना है वो बहुत तेजी से बना। फिर आपने देखा कि लाइन हल्के हल्के क्या हो रही है, बेंड हो रही है। स्टीपनेस जो लाइन की है वो खत्म हो रही है। स्टीपनेस मतलब जो एकदम से इसमें सीधापन है, स्ट्रेटनेस है, वो क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसका मतलब स्टीपनेस लेस हुई। स्टीपनेस लेस होने का मतलब क्या है कि अब प्रोडक्ट बनने की सलाहियत कम हो रही है, अब प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता कम बन रहा है। एक वक्त आके आपने देखा कि भाई ये लाइन बिल्कुल ही तकरीबन सीधी हो गई है। ये लाइन सीधी होने का मतलब ये है कि अब प्रोडक्ट बनना भाई साहब बंद हो चुका है। लाइन सीधी चलती रहेगी क्यामत तक, क्योंकि अब बेटा टाइम तो कभी नहीं रुकेगा। तो आपने देखा होगा हार्ट बीट में जब वो इस तरह आ रहा होता है और फिर एकदम से सीधा हो जाता है, इसका मतलब है सिर्फ टाइम गुजर रहा है, बंदे ने सांसें लेना बंद कर दी है। तो इसी तरह जब रिएक्शन की लाइन सीधी होगी तो इसका मतलब कि अब सिर्फ और सिर्फ टाइम पास हो रहा है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो स्टार्टिंग में आपने क्या देखा, एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन कर्व स्टीपेस्ट एज रिएक्शन इज फास्टेस्ट। स्टार्टिंग के टाइम पर, स्टार्टिंग के टाइम पे आपने देखा जो कर्व होता है वो स्टीपेस्ट होता है। स्टीपेस्ट का मतलब बिल्कुल एकदम सीधा होता है। ठीक है, कर्व स्टीपेस्ट एस रिएक्शन इज फास्टेस्ट। आपका जो रिएक्शन होता है वो इस टाइम पे क्या होता है, फास्टेस्ट होता है। बहुत तेज चल रहा होता है, बहुत तेजी से आपका रिएक्टेंट कम हो रहा है और बहुत तेजी से आपका प्रोडक्ट बन रहा है। स्टार्टिंग में आपने देखा कि रिएक्टेंट तेजी से कम भी हो रहा है, रिएक्टेंट तेजी से क्या हो रहा है बेटा, कम हो रहा है। फिर एक वक्त में लाइन सीधी हो गई, इसका मतलब अब सिर्फ टाइम पास हो रहा है, रिएक्टेंट ने जितना रिएक्शन करना था वो कर चुका है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे आपने आके क्या देखा, सर इस पॉइंट पे आके हमने देखा कर्व लेस स्टीप एज रिएक्शन इज स्लोअर। कर्व आपका जो है वो लेस स्टीप हो गया, कर्व लेस स्टीप, इसकी स्टीपनेस क्या हो गई, कम हो गई, एस रिएक्शन इज स्लोअर। आपका रिएक्शन क्या हो गया मेरा बेटा, आपका रिएक्शन स्लो हो गया। ठीक है, फिर एक टाइम पे आके आपने देखा कि कर्व एकदम फ्लैट हो गया है। कर्व एकदम क्या हो चुका है, फ्लैट हो चुका है। कर्व फ्लैट एस रिएक्शन इज ओवर। आपका जो रिएक्शन था वो क्या हो चुका है मेरा बेटा, वो रिएक्शन आपका ओवर हो गया है। अब कर्व बिल्कुल क्या हो गया, सीधा हो गया है। तो ये रिएक्शन के क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है। इसकी मिसाल हमारे उस्ताद मोहतरम बड़ी प्यारी दिया करते थे कि भाई आप घर के अंदर बैठे हुए हो और आपकी नानी अम्मा का फोन आ गया कि आ जाओ बच्चों मेरे घर पे और हम लोग चलेंगे घूमने के लिए। तो आप लोग घर से उठे, तैयारी शैयारी की, और ये आपकी नानी अम्मा का घर है, आपने यहां तक जाना है, ये आपकी डेस्टिनेशन है। अब हुआ क्या, बीच में ट्रैफिक जैम भी मिला, बीच में कहीं कोई खड्डा भी चल रहा था, कोई ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो चुका था, कहीं पे रोड खाली भी थी। तो स्टार्टिंग में आपने बहुत एक्साइटमेंट में गाड़ी तेज चलाई, एक वक्त आया जहां पे आपकी गाड़ी बहुत स्लो हो गई, फिर आपने तेज चलाई, फिर स्लो हो गई। तो कभी आपकी स्पीड गाड़ी की बढ़ रही थी, कभी आपकी स्पीड कम हो रही थी।
घर पहुंचते ही नानी अम्मा ने सलाम कर दिया, सलाम के साथ जवाब दिया, हाँ बच्चे किस स्पीड से उड़ते हुए आए हो, किस स्पीड से आए हो? तो आप क्या बोलते हो? बहुत तेज आया हूँ, बहुत स्लो आया हूँ। क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि आपकी स्पीड हर पॉइंट पे एक जैसी नहीं होती। मान लो आइडियल कंडीशन कि भाई आपकी स्पीड घर से निकलने तक, नानी अम्मा के घर तक पहुंचने तक एक कांटा भी ना नीचे हुई ना ऊपर हुई, फिक्स आप स्पीड से आए हो, तो आप क्या बोलोगे? ये तो नहीं बोलोगे बहुत तेज आया हूं, ये भी नहीं बोलोगे बहुत हल्के आया हूं, आप बोलोगे 50 की स्पीड से आया हूं। अब 50 का मतलब ये है ना, 50 से 51 हुई है, ना 50 से 49 हुई है। तो ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं कि रेट स्पीड जो होती है आपकी हर पॉइंट पे क्या कर रही होती है, वेरी कर रही होती है। लेकिन फिर भी नानी अम्मा बची थे भाई, वो फिजिक्स की स्टूडेंट थे अपने जमाने में। वो कह रही मुझे बताओ ये 10 किलोमीटर का रास्ता है मेरे घर से तुम्हारे घर तक, ये तुमने किस स्पीड से कवर किया? अब नानी अम्मा इतना बजिद होकर पूछ रही हैं, तो कुछ तो बताना है। तो अब ये तो नहीं बोलोगे नानी अम्मा गली से निकला तो ये स्पीड, रोड पे आया तो ये स्पीड, फिर आगे फड्डा हो रहा था ये स्पीड, फिर ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया ये स्पीड। नहीं, इतनी लंबी तो नहीं करोगे। क्या करोगे आप कहीं 100 की स्पीड पे थे, कहीं 80 की स्पीड पे थे, कहीं 10 की स्पीड पे थे। ओवरऑल आप एक एवरेज स्पीड बता दोगे कि नानी अम्मा मैं 60 की स्पीड से आप तक पहुंचा हूं। तो 60 का मतलब ये नहीं होगा कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट 60 से आए हो, कभी इससे ज्यादा भी हुई होगी और कभी इससे कम भी हुई होगी। तो ये कौन सी स्पीड होगी? आपकी एवरेज स्पीड होगी। इसी तरह रिएक्शन के अंदर भी, रिएक्शन स्टार्टिंग में बहुत तेज होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा होता है, फिर वो एकदम से रिएक्शन स्लो हो जाता है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन जो बताते हैं, रिएक्शन की स्पीड जो हम बताते हैं, वो हम एग्जैक्ट स्पीड नहीं बता सकते। आखिर में ड्यू टू आखिर में जब आप रेट ऑफ रिएक्शन बताते हो, तो वो रेट ऑफ रिएक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है। जब हर पॉइंट पे चेंज हो रहा होता है तो आप जो रेट ऑफ रिएक्शन बताते हो, वो बताते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। वो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन बताते हो वो कौन सा बताते हो? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताते हो। अब यहाँ पे जब एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की टर्मिनोलॉजी आई ना, तो दो जुमले आ गए। अब नानी अम्मा ने पूछा कि भाई साद साहब, आपके घर में, अपने घर से निकल के मेरे घर तक आते हुए बीच में एक घर आता है खाला मोहतरमा का। वो खाला मोहतरमा रोड, उनका घर ही आता है। ठीक है। अब जैसे ही उनके घर के पास पहुंचे, तो उनके घर के पास पहुंच के साथ साहब आपकी स्पीड क्या हो गई थी? अब ये बहुत छोटा सा पैच है, मान लो इतना सा एक पैच है। इस पैच में आपकी स्पीड क्या होगी? यहाँ पे पहुंच के आपकी स्पीड क्या थी? नानी अम्मा इंटरव्यू लेने के लिए बुलाया था तो मैं कभी नहीं आता, लेकिन चलो अब तो चले गए। तो इस पर जो स्पीड मैं बताऊंगा वो एक्यूरेट बताऊंगा कि खाला के घर के पास से गुजर रहा था। तो मेरी स्पीड मान ले जी, मेरी स्पीड 50 के बराबर थी। ठीक है, मेरी स्पीड 50 के बराबर थी, या मेरी स्पीड 100, जो भी वैल्यू आपने उनको बता दी। अब ये एक बहुत छोटे टाइम के लिए आपने बताई है, एक बहुत छोटे इंस्टेंट के लिए आपने बताई है। तो इस स्पीड को आप क्या बोलोगे? इंस्टंटेनियस स्पीड। इसको आप क्या बोलोगे बेटा? फिजिक्स के अंदर आपने डेफिनेशन में पढ़ा होगा, काइनेमेटिक्स में, इंस्टंटेनियस का कॉन्सेप्ट। तो ये आपने इंस्टंटेनियस स्पीड बता दी जब टाइम तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा हो। जब टाइम तकरीबन किसको अप्रोच कर रहा होता है? जीरो को अप्रोच कर रहा होता है, तो उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस। अब अगर मैं पूछूं कि जैसे ही तीसरा सेकंड स्टार्ट हुआ और 3.1 सेकंड आया, इस 0.1 सेकंड में, जो रिएक्शन में चेंज आया, वो तो सर बहुत ही थोड़ा आया होगा। इस 0.1 सेकंड में जो रिएक्शन में चेंज आया, उस रिएक्शन में जो चेंज आया वो मुझे बताओ कितना आया। तो वो आप बताओगे कि वो कौन सा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, उसको आप इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहोगे। तो ऐसा रेट ऑफ रिएक्शन जिसमें टाइम तकरीबन जीरो को अप्रोच कर रहा हो, उसको हम कहते हैं इंस्टंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। So there are two types of rate of reaction. Number one is instantaneous rate of reaction. Number two is average rate of reaction. Number one is instantaneous rate of reaction, and number two is
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा कौन सा होता है हमारे पास, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी सर, रेट ऑफ रिएक्शन एट अ वेरी पर्टिकुलर इंस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, जब आपका जो टाइम है वो अप्रोच कर रहा हो जीरो को, जिसको आप लिमिट के अंदर भी पढ़ते हो, डेल्टा टी तकरीबन अप्रोच कर रहा हो जीरो को, तकरीबन जीरो के बराबर हो, तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है उसको आप बोलते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि हर पॉइंट पे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होता है, चेंज हो रहा होता है। रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन, जो आप नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो, इज डिफरेंट एट एवरी इंस्टेंट। वो हर इंस्टेंट पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। इज डिफरेंट एट एवरी इंस्टेंट। जब वो हर इंस्टेंट पे डिफरेंट होता है तो एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप क्या बताते हो, एट द एंड ऑफ रिएक्शन आप बताते हो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो एट द एंड आप क्या डिफाइन करते हो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है। अब हम अगर बात करें एट द बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन, अगर हम बिगिनिंग ऑफ द रिएक्शन की बात करें, अब ये बात बच्चों को समझाना थोड़ा सा आसान भी हो जाता है, मुश्किल भी होता है। जो बच्चे मैथमेटिक्स से शरफ रखते हैं उनको ये बात समझ में आ जाती है, जो मैथमेटिक्स से भागते हैं तो उनको मैं याद करा देता हूं। एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन, स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन के टाइम पर इन दोनों पर्टिकुलर रिएक्शंस में से, इन दोनों पर्टिकुलर रिएक्शन में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी और किसकी वैल्यू कम होगी। तो एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन आप क्या कहते हो, एट द स्टार्ट ऑफ अ रिएक्शन आप कहते हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो बड़ा होता है किसके मुकाबले में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के मुकाबले में। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो ग्रेटर देन होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के मुकाबले में। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के मुकाबले में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। मकसद सर कहने का मतलब क्या है, भाई अगर मैं कहूं अभी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, मान लो रिएक्शन स्टार्ट हुए हुए एक ही सेकंड गुजरा है, तो मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, मुझे रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन होगा। एवरेज कब बनता है, जब आपकी हिस्ट्री जनरेट होती है। भाई मिसाल के तौर पे एक इंटरनेशनल प्लेयर है, वो क्रिकेट मैच खेलने आया है और पहला ही उसका जिंदगी का मैच है, पहले ही मैच में उसका एवरेज क्या होगा, सर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अभी तो वो स्टार्ट हुआ है। जब तक वो 100-150 मैच नहीं खेल लेगा, 50-60 मैच नहीं खेल लेगा, आप उसका एवरेज नहीं बता सकते अगर ये किस एवरेज से बैटिंग करता है, इसका स्ट्राइक रेट क्या है, क्योंकि इसकी हिस्ट्री नहीं है। तो अभी जब रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है, तो रिएक्शन स्टार्ट होने पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन तो होगा ही नहीं ना। तो उस टाइम पर किसकी वैल्यू बड़ी होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। अब एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, मुझे बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ रिएक्शन, जब रिएक्शन आपका एंड हो रहा होगा, तो उस टाइम कौन बड़ा होगा, कौन ज्यादा होगा, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी वैल्यू कम होगी। तो सर एट द एंड ऑफ द रिएक्शन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि पीछे पूरी हिस्ट्री है एवरेज निकालने के लिए, तो भाई विराट कोहली रिटायर हो रहा है, उसका एवरेज जो है वो बहुत ज्यादा है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इस टाइम पर ग्रेटर देन होगा इंस्टेंट। अब एंड के टाइम पे आप बताओ एक सेकंड में क्या चेंज आया, आप बोलोगे सर इस एक सेकंड में तो कोई चेंज नहीं आया। आखिरी में बिल्कुल एक सेकंड में आप पूछो क्या चेंज आया, आप बोलोगे सर ना होने के बराबर चेंज आया। तो आखिरी में इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है या बिल्कुल जीरो के बराबर हो जाती है। ठीक है जी। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मासूमाना कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। ये रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन को से भी आप वाकिफ हैं, रेट इक्वेशन भी कहते हैं इसको। ये इस रेट लॉ से आप कब वाकिफ हैं, जब हमने चैप्टर नंबर इक्विलिब्रियम पढ़ा था, और इक्विलिब्रियम के अंदर लॉ ऑफ मास एक्शन का नाम सुना था, रेट लॉ एंड रेट एक्सप्रेशन। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही है, बस इसको यहां पर हम रेट ऑफ रिएक्शन के चैप्टर में रेट लॉ के नाम से जानते हैं।
ये लॉ ऑफ मास एक्शन या रेट ऑफ रिएक्शन क्या कहता है? अगर कोई रिएक्शन है जिसमें ए प्लस बी आपस में रिएक्टेंट हैं, ए प्लस बी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ए प्लस बी के रिएक्शन के नतीजे में कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है जिसको आप क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं भाई रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो उन कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो ये बात आप लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं इक्विलिब्रियम के चैप्टर के अंदर, तो दोबारा से दोहराने की जरूरत नहीं है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और अगर मल्टीपल रिएक्टेंट्स हैं तो उनकी कंसंट्रेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल इज दैट। और रेट इक्वेशन क्या होगी सर? रेट ऑफ रिएक्शन में से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटा के आपके पास इक्वल आएगा और साथ में के लगेगा, दिस के इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। इस के को हम क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है, अगर कोई नंबर ऑफ मोल्स लगे होंगे तो ये आप लोगों को पहले से पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हमेशा कहां पे आ जाते हैं सर? नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पावर में आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास एक्सपोनेंट में आते हैं, एक्सपोनेंट का मतलब पावर में आते हैं। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब जब इसको आगे से हम थोड़ा सा देखते हैं, अब जब इसको हम आगे से देखते हैं तो इस रिएक्शन के अंदर टोटल तीन चीजें रेट इक्वेशन के अंदर, टोटल तीन चीजें। सबसे पहली चीज क्या है भाई? रेट ऑफ रिएक्शन। इस एक्सप्रेशन के अंदर टोटल तीन चीजें हैं। पहली चीज क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन। दूसरी चीज क्या है सर? रेट कांस्टेंट के। और सर तीसरी चीज क्या है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब जिंदगी में कभी भी वो आपसे सवाल पूछेगा ना इस चैप्टर से, तो इसमें से तीन में से दो वैल्यूज आपको देगा, और दो वैल्यूज देने के बाद आपसे एक वैल्यू पूछी जाएगी, तो आप इजिली इसका न्यूमेरिकल कर लोगे। तो इसके अंदर टोटल तीन चीजें हैं, तीन में से दो वैल्यू आपको हमेशा पता होंगी, एक वैल्यू आप निकाल के आराम से रिएक्शन कर लोगे। इससे एक टॉपिक उसने दिया हुआ रेट कांस्टेंट को समझाओ। यहां से रेट कांस्टेंट को समझना थोड़ा सा जरूरी है कि ये रेट कांस्टेंट क्या होता है, रेट कांस्टेंट क्या होता है, और ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या होता है। रेट कांस्टेंट के अंदर ये आता है कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये इन दो बातों के बारे में आपसे पूछता है कि रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट के बारे में बताओ। अच्छा जी, बता देते हैं भाई। इसको अगर आपने बोल दिया इक्वेशन नंबर अल्फा, तो इक्वेशन नंबर अल्फा को लेके चलोगे आप, इक्वेशन नंबर अल्फा को लेके चलोगे, और इक्वेशन नंबर अल्फा आपसे कहती है कि बिल्कुल मैं आपके साथ चलूंगी, अगर आप के को एक तरफ रखें, रेट कांस्टेंट को एक तरफ रखें, रेट ऑफ रिएक्शन को ऊपर लेकर आ जाए, ठीक है, और के के साथ जो चीजें भी मल्टीप्लाई हो रही हैं उसको नीचे ले जाकर आप क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो नीचे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आ जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? रेट कांस्टेंट की एक्सप्रेशन है। जब इसकी डेफिनेशन पढ़ने जाएंगे तो डेफिनेशन क्या बोलेगी? द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड एज रेट कांस्टेंट। ये इसकी डेफिनेशन है। तो ये रेट कांस्टेंट है, और रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन आप लोगों को पता है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको डेफिनेशन इसकी एक्सप्रेशन से मिल रही है। ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं तो इसको आप बोलेंगे रेशो। किसका रेशो? रेट ऑफ रिएक्शन का। किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ। तो सिंपली ये रेट कांस्टेंट कहलाएगा। अच्छा जी, अगर ऐसा हो, अगर जनाब ऐसा हो, अगर ऐसा हो, व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड रिएक्टेंट बी आपस में बराबर हो जाएं, और बराबर होने के साथ यूनिटी के बराबर हो जाएं, यूनिटी का मतलब है 1 मोल, यूनिट वैल्यू के बराबर हो जाएं पर डीएम क्यूब के, तो उसके बाद क्या होगा सर? उसके बाद तबाही ये मचेगी कि रेट कांस्टेंट बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन के। ऐसा करने के बाद रेट कांस्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 आएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 ही रहेगा। तो इस रेट कांस्टेंट को मेरा बेटा, इस रेट कांस्टेंट को आप कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट को आप कहते हैं स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ऐसा रेट कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट का मतलब क्या होगा? व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर ऑल रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल एंड आल्सो इक्वल्स टू 1 मोल पर डीएम क्यूब।
जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर तमाम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल पर डीएम क्यूब के बराबर हो जाएगी, तो उस टाइम जो रेट कांस्टेंट होगा उस रेट कांस्टेंट को हम बोलेंगे ये स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट है। बस सिंपल से इसकी डेफिनेशन है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है। मुश्किल चीज थोड़ी सी बाद में आती है, इसके यूनिट्स को हैंडल करना। इसके यूनिट्स को हैंडल करना थोड़ा सा टेक्निकल काम होता है। दो की यूनिट तो सेम है, सिर्फ आपको रेट कांस्टेंट, ये खुद तो एक कांस्टेंट है लेकिन इसका यूनिट कभी कभार तंग करता है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट को हैंडल करना आना चाहिए। जैसे हमने केसी के यूनिट को देखा था ना, तो इसी तरह इसको भी हम मजाक मजाक में हैंडल कर लेंगे। सबसे पहले यूनिट्स की बात करता हूं। तो भैया सबसे पहले यूनिट आता है किसका, रेट ऑफ रिएक्शन का, बल्कि सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट आता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मतलब पिछले चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब है मेरा बेटा एक्टिव मास। तो यहां वो एक्टिव मास की डेफिनेशन भी पूछ सकता है। एक्टिव मास का मतलब नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब, नंबर ऑफ मोल्स पर डीएम क्यूब। तो इसका यूनिट भी क्या बन जाएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब। तो इसका नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम का जो यूनिट बनेगा वो भी क्या बनेगा, मोल्स पर डीएम क्यूब। मेक इट सिंपल, ठीक है, ये इसका यूनिट हो जाएगा। अगर इसकी यूनिट की बात करें एक्टिव मास के, तो कंसंट्रेशन की यूनिट की बात करें तो बिल्कुल मोलैरिटी वाला यूनिट हो जाएगा, जिसको आप मोलर भी कहते हैं। तो एक्टिव मास आसान लफ्ज में मोलैरिटी ही है, ठीक है। सेकंड यूनिट आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन का। तो रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन है कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट है, इसका मतलब है मोल्स पर डीएम क्यूब, मोल्स पर डीएम क्यूब डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो। टाइम से मतलब टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो सेकंड से डिवाइड कर दो। इसको थोड़ा सा इंसान का बच्चा बनाएंगे, तो इंसान का बच्चा बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, मोल्स डी एम क्यूब है, ठीक है। तो डी एम की पावर -3 हो जाएगी जब ये न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर से ऊपर आएगा। सेकंड भी नीचे है, जब सेकंड भी डिनोमिनेटर से ऊपर आ जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, इनवर्स हो जाएगी। तो इसका यूनिट क्या बन जाएगा, मोल्स पर डीएम क्यूब इंटू सेकेंड इनवर्स। दिस इज अ यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जो कि फिक्स होगा, कभी जिंदगी में चेंज नहीं होगा। तो आपने कंसंट्रेशन का यूनिट देख लिया, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट देख लिया। अब रेट एक्सप्रेशन में तीसरी आखिरी चीज है जिसका यूनिट आप लोगों को देखना है, वो है भैया रेट कांस्टेंट। अब रेट कांस्टेंट इटसेल्फ तो एक कांस्टेंट है जो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, वो हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंट कैसे होता है। अदरवाइज ये आपका कांस्टेंट है। इसका जो यूनिट होता है ना वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के ऊपर। ऑल दो भी हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़े, लेकिन फिलहाल इसका यूनिट मैं निकालना आपको सिखा रहा हूं, परेशान मत हो। इसका यूनिट मैं आपको निकालना सिखा रहा हूं। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वेरीज विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसका यूनिट जो है वो, वैसे तो ये वैल्यू कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो के होता है, लेकिन इसका जो यूनिट है वो वेरी कर रहा होता है। यूनिट वेरीज विद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ वेरी कैसे करता है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम पढ़ लेते हैं। वो मासूम सा फॉर्मूला है, वो आपसे कहता है रेट कांस्टेंट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डी एम क्यूब, डी एम क्यूब नॉट माइनस, ये फॉर्मूला है तो फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाया हुआ है, डी एम क्यूब मोल इनवर्स, उसका उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है, डी एम क्यूब मोल इनवर्स। और इसकी पावर होगी ऑर्डर -1। ऑर्डर -1 का मतलब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी है 1 2 3, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा इंटीजर होगा, हमारे कोर्स के अंदर 1 2 3 रहेगा। फर्स्ट ऑर्डर होता है या सेकंड ऑर्डर होता है, थर्ड ऑर्डर होता है या जीरो ऑर्डर होता है, जीरो भी होता है ऑर्डर। जीरो ऑर्डर क्या होता है भी हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। मेरे के को क्या हो गया, तो के इक्वल्स टू डीएम क्यूब डॉट मोल इनवर्स की पावर ऑर्डर -1। एक चीज मिसिंग है, वो क्या होती है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स का इस पावर से लेना देना नहीं होता, वो हर केस के अंदर एक जैसे ही रहता है। सेकंड इनवर्स हर केस के अंदर एक जैसा ही रहता है, उसका किसी चीज से लेना देना नहीं होता कि भाई आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है क्या नहीं है। अब हम जल्दी से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा सर ये रिएक्शन कैसे रिलेट हो रहा है, ये रिएक्शन कैसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेट हो रहा है। उसके लिए हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर घुसना पड़ेगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अंदर अगर हम डायरेक्टली घुसेंगे ना तो मजा नहीं आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ हमें एक चीज पढ़नी होती है, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन।
जब तक हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर को साथ साथ नहीं समझेंगे ना, तो हमारे ध्यान में विजुअलाइजेशन नहीं होगी, इमेजिनेशन नहीं होगी। और जब तक विजुअलाइजेशन नहीं होगी तो आप कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन दो चीजें होती हैं, एक होता है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन, और मेरा बेटा दूसरा होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब इसको समझाने के लिए मैं एक मिसाल से बात करता हूं कि मेरे सामने एक सेमिनार हॉल है। उस सेमिनार हॉल के अंदर 204 बच्चे बैठे हुए हैं, और इन 204 बच्चों को मैंने बोला कि भैया, आप अभी रूम के अंदर कैद हो गए हो। अब अगर आप 204 बच्चों को बाहर निकल के आना है, अगर आपको बाहर निकल के आना है, जिंदा रहना है, घर जाना है, तो ये दरवाजा तोड़ो और आ जाओ। अदरवाइज देयर इज नो वे टू कम आउट। बाहर आने का कोई रास्ता आपके पास नहीं है। आपने यहीं रहना है, जिंदगी भर यहीं रहना है, तो बैठे रहो। अगर आपने बाहर आना है तो दरवाजा तोड़ो, खिड़कियां तोड़ो, दीवारें तोड़ो, जो करना है करो और बाहर आ जाओ। ये मैं टास्क दे के आया और बाहर बैठ गया। मैंने कैमरा लगाया, मैं कैमरे में मैं सिनेमा की तरफ फिल्म देख रहा हूँ बैठ के, भाई अब क्या बच्चे क्या करते हैं, किस तरह दरवाजा तोड़ेंगे। तो कुछ मम्मी डैडी बच्चे फोन निकाल के बैठ गए, भाई अब किसको फोन करें, प्राइम मिनिस्टर को फोन करें, इमरान खान को फोन करें, किसको फोन करें, हमें किसी तरह कोई बाहर निकाल दे, किस तरह हम बाहर आए। कुछ बच्चे क्या थे, वो चुगल मस्ती वाले। कुछ बच्चे ऐसे थे जो आपस में एक दूसरे को तंग करके आपस में ही लड़ने लग गए, आपस में एक दूसरे को टकरे मारने लग गए, लड़ाई करने लग गए, फड्डे करने लग गए। कुछ बच्चे ऐसे थे जो थोड़े से सीरियस थे, जिन्होंने दरवाजा तोड़ना शुरू किया, मेहनत करना शुरू की। तो अब यहां से काम शुरू हुआ, रिएक्शन स्टार्ट हुआ। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, क्या मैं ये चीज बता सकता था कि इन 204 बच्चों में से कौन सा बच्चा दरवाजा तोड़ेगा, कौन सा बच्चा आपस में लड़ाई करेगा, कौन सा फोन मिलाएगा, कौन सा ब्ला 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 करेगा? नहीं बता सकता था। तो मॉलिक्यूलैरिटी रिएक्शन अब आपको समझ में आएगी। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो उस रिएक्शन का पार्ट है, चाहे वो रिएक्शन में हिस्सा लें या रिएक्शन में हिस्सा ना लें, वो आपके पास क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ द रिएक्शन कहलाएगी। क्लास के अंदर 204 बच्चे बिठा के आया था, तो ये मेरी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूलैरिटी कहलाएगी। मेक सेंस? अब इन 204 बच्चों में से वो बच्चे जो बाहर निकलने के लिए मेहनत कर रहे हैं, एक्टिव मॉलिक्यूल हैं, जो चाह रहे हैं प्रोडक्ट बने, हम बाहर निकले, जिंदगी जिए, वो इस रिएक्शन का ऑर्डर डिफाइन करेंगे। दे आर कॉल्ड एज एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स इस रिएक्शन का क्या डिफाइन करेंगे? ऑर्डर डिफाइन करेंगे। अभी पूरी बात समझिएगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है ना, जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होता है, ये तो मैं देख के बता सकता हूं, इट इज अ थ्योरेटिकल वैल्यू। ये मैं देख के बता सकता हूं कि भाई मैंने बच्चे गिने, मैंने बता दी कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इतनी थी। तो इट इज अ बेसिकली थ्योरेटिकल वैल्यू। और ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ना, इसके लिए मैं कहता हूं कि ये मैं देख के नहीं बता सकता। जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन सा बच्चा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन सा शुगल मस्ती में टाइम पास कर रहा है। तो उसके लिए मुझे रिएक्शन करना होता है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन थ्योरेटिकली। इस बात को याद रखिएगा, भी आगे यूज होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है, ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो रिएक्शन से डिटरमाइन नहीं होती। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है जो रिएक्शन करके ही डिटरमाइन होती है, थ्योरेटिकली नहीं बता सकते। अभी सुनते रहिएगा। इट कैन नेवर बी जीरो। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कभी भी जीरो नहीं हो सकती। क्लियर है? भाई क्लास में एक भी बच्चा ना बैठा हो तो मैं किससे बात करूंगा? मैं किसको बोलूंगा दरवाजा तोड़ के बाहर आओ? तो रिएक्शन तो नहीं होगा। तो इट कैन नेवर बी जीरो, बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। कैसे जीरो होगा बता सकते हैं मुझे? सर आप 204 बच्चों को बोल के आए थे, लेकिन उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की, किसी ने दरवाजा तोड़ना शुरू नहीं किया, सब अपनी सीट पे विराजमान होकर सो गए। मरते हैं तो मरे, जाते हैं तो जाएं, कोई परवाह नहीं है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो, बट मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन कैन नॉट बी जीरो। इसको समझते रहिएगा। अब एक यहां पर इसकी टेक्निकल टर्म आती है कि इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन। जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन होती है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होती। इट कैन नेवर बी इन फ्रैक्शन, हमेशा ये होल नंबर होती है।
हमेशा ये होल नंबर होती है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करें तो ये फ्रैक्शन में भी इसका आंसर आता है। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, इट कैन बी फ्रैक्शन। मतलब हमने फ्रैक्शन के अंदर इसको फिगर, हमने इसको फ्रैक्शन वाली वैल्यू इसको अपने पूरे कोर्स में कहीं नहीं पढ़ना, ना पढ़ा हुआ है। ये फिजिकल केमिस्ट्री के एडवांस लेवल पे आता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन कैसे होता है। ठीक है, फ्रैक्शन कैसे होता है, हमने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर पढ़ना है, बस ये हमारा काम है। जाते जाते एक बात है कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की एक मैथमेटिकल डेफिनेशन आती है जिसको हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन कहते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की आती है। वो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की क्या होती है? इट इज द सम ऑफ, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ, it is the sum of exponents of concentration of reactant, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के एक्सपोनेंट का सम इन रेट एक्सप्रेशन। रेट एक्सप्रेशन, रेट एक्सप्रेशन निकालो, उस रेट एक्सप्रेशन निकालने के बाद जो आपके रिएक्टेंट्स हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन का सम लो, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाता है। मकसद इसको भी निकालते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जो हमारे कोर्स के अंदर चार हैं जो हम पढ़ेंगे। एक होता है भैया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसके बाद हम एक और पढ़ते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सबसे पहले हम क्विकली देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या है? सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब कुछ भी नहीं है भाई। अगर रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है ना आपके पास, अगर आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे लिखा हुआ है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इस तरीके से लिखी हुई है, तो दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये सिंपल आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। इसके ऊपर पावर क्या है, वन है, तो इसको फर्स्ट ऑर्डर बोल दोगे। अभी सेकंड ऑर्डर देख के मेरी बात को मजीद गहराई में समझ लोगे, टेंशन नहीं है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, अभी निकालना भी सिखाऊंगा। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होगा कि रिएक्शन के ऊपर जो कॉन्सेंट रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर पावर टू है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर पावर क्या लगी हुई, टू। या और करके ऐसे भी समझ सकते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू के एक रिएक्टेंट है और दूसरा भी रिएक्टेंट है। मल्टीपल रिएक्टेंट के केस में भी यही होगा, इसकी पावर वन है, इसकी पावर वन है, तो वन प्लस वन क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। चल भाई, यहां पर हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये हमारा कौन सा है बेटा, ये दोनों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह हमारे पास एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी होता है। इसी तरह हमारे पास एक होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या कहता है भाई, अगर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, एक रिएक्टेंट है ए, दूसरा रिएक्टेंट है बी, और तीसरा रिएक्टेंट है सी, तीनों की पावर को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आएगा वो कौन सा निकल के आएगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन निकल कर आएगा। इस तरीके से हम देख लेते हैं। एक होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन से मुराद क्या है सर? जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है एक ऐसा रिएक्शन जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ना करे। सर क्या मतलब हुआ? भाई आपने एक सनफ्लावर लिया, खूबसूरत सा, बहुत प्यारा सा, अच्छा सा, खिलखिला सा, आप उसको घर पे लेकर आ गए और आपने उसको अपनी अलमारी के अंदर वार्डरोब में रख दिया कि मैं इसको संभाल के अपने शोकेस में रखूंगा या रखूंगी, और इसको रोजाना सुबह पानी भी डाला करूंगा या करूंगी, या इसको अच्छा सा बीज भी डालूंगा, इसको मैं सब कुछ इसका बहुत ख्याल रखूंगा, हवा पंखा एसी सब दूंगा मैं इसको। क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भैया वो आपके रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप उसको किस नस्ल का पानी पिला रहे हो,
किस किस्म का एसी दे रहे हो, कितना प्यारा सा इन्वायरमेंट दे रहे हो, वो किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा सनफ्लावर अपनी ग्रोथ पे। वो किस पे डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वो तमाम के तमाम रिएक्शंस जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक जाते हुए रिएक्टेंट पे डिपेंड ना करें, किस पे डिपेंड करें? एनी सोर्स ऑफ लाइट, किसी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट पर डिपेंड करें, तो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। या आसान लफ्जों में वो रिएक्शन जो इनडिपेंडेंट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं। वो रिएक्शन जो इनडिपेंडेंट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट कितना भी अच्छा हो, ये इनडिपेंडेंट होते हैं टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ओनली डिपेंड्स और डिपेंड किस पे करते हैं? किसी ना किसी सोर्स ऑफ लाइट पे, रेडिएशन पे, और फिर उस पे क्या करते हैं? ग्रो करते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन: फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर। अब अगर कोई बच्चा मुझसे बोलता है सर मुझे यूनिट बताइए, तो आपने ऊपर बताया था ना, मैंने यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना मैंने ऊपर सिखाया था आपको। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आपको मैंने फॉर्मूला बताया हुआ है भाई। वो फॉर्मूला यहाँ पे चुपचाप अप्लाई करो, सारे बच्चे अप्लाई करो। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो तो फॉर्मूला क्या है और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आएगा, मुझे बता दो जल्दी से। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट निकालने का फॉर्मूला होता है डी एम, सीधा सीधा डी एम क्यूब, मोल की पावर इनवर्स, मोल इनवर्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन -1। तो यहाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू 1 है, 1 - 1, और बाहर क्या आ जाएगा? सेकंड इनवर्स आ जाएगा। तो 1 - 1 क्या होता है? जीरो। जीरो के ऊपर कुछ भी पावर हो तो वो जीरो हो जाती है। तो द फाइनल यूनिट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज सेकंड इनवर्स। अगर कोई मुझसे बोलता है भैया सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यूनिट निकालो, तो सेम फॉर्मूला होगा K = DM³ मोल की पावर -1 मोल इनवर्स और 2 - 1 इसका आंसर आ जाएगा। साथ में सेकंड इनवर्स सॉल्व करेंगे तो भाई ये 2 - 1 क्या होगा? 1। किसी भी चीज की पावर 1 हो तो वो एज इट इज उतर जाती है। तो यूनिट क्या बनेगा? डेसीमीटर क्यूब मोल इनवर्स, माइनस वाले में बाद में लिख रहा हूं, और सेकंड इनवर्स। आप चाहो तो याद भी कर सकते हो, चाहो तो एक छोटा सा फॉर्मूला इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है। थर्ड वन हमारे पास क्या होता है? तीसरा हमारे पास होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तीसरा हमारे पास होता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में यहाँ पे क्या हो जाएगा? सर 3 - 1 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? DM⁻⁶ मोल की पावर -2। सेकंड हमेशा चलता हुआ आ रहा है, इसकी सेहत पे फर्क नहीं पड़ता। लास्ट वन क्या होता है भाई? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन सा होता है? जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन की कंसंट्रेशन पे आपका रिएक्टेंट डिपेंड नहीं करता। तो भैया आपका जो रिएक्शन होता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है, वो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाता है बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन के ही बराबर होता है। इसको समझे इस तरीके से। रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी आपने? सर रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी रेट ऑफ रिएक्शन का रेशो इसके साथ कंसंट्रेशन के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेशन ऑफ ए ले ले। अब आपका ये कौन सा रिएक्शन है? ये कौन सा रिएक्शन है? सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो आपकी कंसंट्रेशन होगी वो तो मैटर ही नहीं करती, वो क्या हो जाएगी? सिफर हो जाएगी। सिफर मतलब 1 हो जाएगी वो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट है वो रेट ऑफ रिएक्शन के यूनिट के बराबर आ जाएगा, मोल पर DM³ इंटू सेकेंड इनवर्स। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट भी किसके बराबर हो जाएगा? मोल पर DM³ इंटू सेकेंड।
ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या निकाल ली, रेट कॉन्स्ट इसकी वैल्यू निकाल ली। ठीक है। तो ये सारे यूनिट्स आपको निकालने आने चाहिए, याद मैं कभी नहीं बोलूंगा याद करके चले जाए। फॉर्मूला है, एक बार प्रैक्टिस कर लें। ये यूनिट पेपर में अक्सर पूछता है कि भाई यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, किस केस के लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ये अक्सर बेशतर सवाल में पूछता है। ठीक है। तो इससे एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, अगर आप देखेंगे तो रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, अगर वो आपसे बोले nth ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है, बताइए। ये सवाल पूछ ले अगर आपसे। और आपको ऑप्शन दे, ए ऑप्शन उसने आपको दिया, के इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बी ऑप्शन उसने आपको दिया, के इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। एक बार पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊँ, फिर आप खुद ही आंसर बताएंगे मुझे आंसर क्या है। के इक्वल्स टू रेट ऑफ रिएक्शन divided by concentration of reactant. D and last option is K equals to rate of reaction divided by rate constant। ठीक है भैया जी, ये ब्लैंक है, इसके ऊपर पावर लगी हुई है n, इसके ऊपर पावर लगी हुई है n -1, और भाई इसके ऊपर पावर लगी हुई है, ये मल्टीप्लाई लगाओ इसके ऊपर। ठीक है। तो जी कौन सा आंसर होगा सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर nth है तो रेट कांस्टेंट का यूनिट जो निकलेगा वो ऑप्शन नंबर बी से निकलेगा, सी से निकलेगा। भाई अब इस फॉर्मूले को मत पुट कर देना, ऑर्डर -1 वाले को इसको मत पुट कर देना। ये तो रेट एक्सप्रेशन उसने दी हुई है, तो रेट एक्सप्रेशन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहाँ पे होता है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पावर में होता है, सीधा सीधा सा। तो अगर वो nth ऑर्डर का पूछ रहा है तो जहां पे पावर n होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। कर लेंगे इसको, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अच्छा जी, इसके बाद आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अवामिल हैं, वो कौन सी बातें हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इन पर डिपेंड करता है, और इनको बढ़ाने से, इनको कम करने से, या इनको चेंज करने से रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो वो कौन सी बातें हैं। तो भाई सबसे पहले तो होता है इसके अंदर नेचर ऑफ रिएक्टेंट। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर होता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। आपका जो नेचर ऑफ रिएक्टेंट होता है ना, वो बड़ा मेन रोल प्ले करता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। तो याद रखिएगा, देर इज अ रिलेशन ऑफ वन थिंग, जो मैंने अभी नहीं पढ़ाई आपको, लेकिन वो अभी अगला टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे लिख देता हूं मैं। एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का जो ताल्लुक है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, वो चोली दामन का साथ है। चोली दामन का साथ होने का मतलब दोनों का इनवर्स रिलेशन है। दोनों का कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। अगर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका कम होगा, रिएक्शन आपका स्लो चलेगा।
अगर एक्टिवेशन एनर्जी आपकी कम होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन आपका ज्यादा होगा, रिएक्शन आपका फास्ट होगा, ठीक है। तो वो रिएक्टेंट्स जो एक्टिव होते हैं वो फास्टर रिएक्शन देते हैं, और वो रिएक्शन जो आपके जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होती है वो स्लो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। आयनिक रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस जो होते हैं वो स्लो होते हैं, वो रिएक्टेंट जो बहुत एक्टिव होते हैं वो फास्ट रिएक्शंस दे रहे होते हैं। तो ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी तो आसान लफ्जों में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा रिएक्शन होने में, तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू क्या बोल देंगे आप, कम हो गई है। एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो कम टाइम लगेगा, तो आप बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत क्विकली आपका रिएक्शन परफॉर्म हो रहा है। तो दिस इज अबाउट नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर। दूसरा भाई, दूसरा तो आपने पढ़ ही लिया है किसके अंदर, रेट लॉ के अंदर दूसरा वाला कॉन्सेप्ट पढ़ लिया आपने, जिसको आप कहते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रिलेशन होता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे, कि भाई जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन आप रिएक्टेंट की बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आप कम करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये तो सिंपल आपने रेट लॉ के अंदर इजीली पढ़ा हुआ है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। इसके बाद तीसरा एक प्रोसेस होता है, ये खाली रिलेशन बताने, फैक्टर्स अफेक्टिंग के अंदर आपने सिर्फ रिलेशन बताने होते हैं और जस्ट नथिंग, आपको रिलेशन याद होने चाहिए, तो रिलेशन हम साथ साथ कर लेते हैं। सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया भी आप लोगों ने कॉमन घर के अंदर प्रैक्टिस में देखा होगा। सरफेस एरिया की भी बड़ी कॉमन मिसालें मिलती हैं। भाई आपने क्या किया, चौक का पीस लिया, उस चौक के पीस को उठाया, और चौक के पीस को उठा के आपने HCl या किसी ऐसे लिक्विड में जिसमें चौक डिसॉल्व होती है उसमें आपने डिसॉल्व करना शुरू किया। वाटर में अलबत्ता चौक डिसॉल्व नहीं होती, तो कोई ऐसा लिक्विड आपने लिया जिसमें चौक डिसॉल्व होती है, उसमें आपने चौक को डिसॉल्व करना शुरू किया। जैसे जैसे आप, आपके पास दो ऑप्शन है, एक चौक का पीस है, बड़ा सा चौक का पीस है, स्कूल से चुरा के आप लेकर आ गए थे, तो आप उसको डिसॉल्व करने में लगे, वो इट इज टेकिंग टाइम। लेकिन आपका भाई अकलमंद था, उसने ताजा ताजा साइंस का लेक्चर लिया था, छोटा भाई था, उसने एक चौक का पीस के पाउडर बनाया, पाउडर बना के सरफेस एरिया बढ़ गया रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का। तो जैसे ही उसने पानी में डाला उसको फूंक भी नहीं मारनी पड़ी, चौक खुद ब खुद क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। तो सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या हुआ, तो जैसे ही हम सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट बढ़ाते हैं या सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन हम इंक्रीज करते हैं, रिएक्शन का सरफेस एरिया जहां पर रिएक्शन हो रहा है, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाता है, खुद ब खुद से बढ़ जाता है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है सरफेस एरिया की तरफ। आफ्टर दैट पॉइंट नंबर 4 है, वो पॉइंट नंबर 4 आपको कहता है टेम्परेचर। टेम्परेचर का भी रिलेशन आपको पता है कि भाई जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे, टेम्परेचर प्रोवाइड करने से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकरे मारने लग जाएंगे। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को टकरे मारेंगे वैसे वैसे आपके रिएक्शन की स्पीड बढ़ती रहेगी, तो रिएक्शन आपका फास्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर आसान लफ्जों में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट। अब इसमें एक एमसीक्यू लाजमी पूछता है, वो क्या पूछता है, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस, अगर आप 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो तकरीबन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 10 केल्विन अप्रोक्सीमेट, ये तकरीबन तकरीबन आपके रेट ऑफ रिएक्शन को डबल कर देता है। अप्रोक्सीमेट डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन, ये अप्रोक्सीमेट है, इसको एक थंब रूल भी कहते हैं, या इसको वो रूल कहते हैं, एक थंब रूल बना हुआ है, रूल ऑफ थंब जो हम नॉर्मली जुमला इस्तेमाल करते हैं, अप्रोक्सीमेट डबल्स द रेट ऑफ रिएक्शन।
अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन बढ़ाते हो, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री केल्विन बढ़ाते हो, तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या कर देता है, डबल कर देता है। ठीक है। इसके बाद जो आखिरी एक फैक्टर होता है, फैक्टर नंबर 1 2 3 4, सरफेस एरिया हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हो गया, नंबर 3 हमारे पास टेम्परेचर हो गया, एक पांचवा होता है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बड़ा अमल दखल होता है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। अब कैटलिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है, एक ऐसा रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है, ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन को ऑल्टर करता है। ऑल्टर करने से मुराद क्या है कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड को या तो बढ़ा देगा या तो रिएक्शन की स्पीड को ये कम भी कर सकता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन ये बढ़ा भी सकता है और रेट ऑफ रिएक्शन को कम भी करता है। तो इसके लिए हम जुमला इस्तेमाल करते हैं ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक चीज, एक इक्वेशन होती है, वो मैं साइड में या डब्बे में लिख देता हूँ। वो एक बार ना खाली इक्वेशन पूछी हुई थी, वो पेपर में आ सकती है, लेकिन एक ही बार मैंने गालिबन देखी है एनटीएस के एग्जाम में, ये भी पीएमडीसी के सालों में तो नहीं देखी, लेकिन एक ये आई भी है। ये कौन सी इक्वेशन होती है, इसको हम आर्हेनियस इक्वेशन कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, आर्हेनियस इक्वेशन। इसकी डेरिवेशन है, इस डेरिवेशन पे हम नहीं जाते, हम सिर्फ देखते हैं आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या और ये क्या बताती है। मुझे एकदम से याद आ गई आर्हेनियस इक्वेशन, तो हम इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, ये आर्हेनियस इक्वेशन क्या करती है इसके बारे में खाली रिलेशनशिप पढ़ लीजिएगा। किताबों में लिखा हुआ है, आपके फेडरल बोर्ड में भी लिखा हुआ है, सिंध बोर्ड में भी गालिबन आर्हेनियस इक्वेशन को डाल दिया है, आई एम नॉट श्योर, लेकिन देख लीजिएगा। तो आर्हेनियस इक्वेशन क्या कहती है, मैंने तो फेडरल से पढ़ी हुई है तो मुझे इसलिए याद है, सिंध बोर्ड में मैंने देख मुझे याद पड़ रहा है कि है। इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन, ये आर्हेनियस इक्वेशन हमें रिलेशनशिप बताती है। तो ये रिलेशनशिप वो खतरनाक नहीं है, ये रिलेशन रिलेशन है फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर, टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट। प्रेशर कहाँ से आ गया, खाना नहीं खाया हुआ बेटा मैंने। टेम्परेचर एंड रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट का ये रिलेशन बताती है ये इक्वेशन। कैसे लिखा जाता है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन को लिखने का तरीका होता है k इक्वल्स टू ए ई की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ई ए अपॉन आर टी। यस, जो समझ रहे हैं आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं, कुछ गलत नहीं समझ रहे। के का मतलब तो रेट कांस्टेंट है, ए का मतलब होता है अरहेनियस कांस्टेंट। ये कैसे आता है, न्यूमेरिकल इसके नहीं है, अगर आप भी गया न्यूमेरिकल तो अरहेनियस कांस्टेंट आपको निकालना नहीं होता, वो पेपर में हर रिएक्शन के लिए कांस्टेंट होता है, वो आपको देगा। ए का मतलब होता है अरहेनियस कांस्टेंट। ई ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ई ए का मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये भी पेपर में आपको दी जाती है, लेकिन इसके ये एक्सप्रेशन कभी नहीं पूछी, तो न्यूमेरिकल तो बेटा आपके कोर्स में ही नहीं है। आर का मतलब वही है जो बेटा बिल्कुल आप समझ रहे हैं, जनरल गैस कांस्टेंट। आर का मतलब है जनरल गैस कांस्टेंट, और टी का मतलब बिल्कुल, क्योंकि टेम्परेचर है तो टेम्परेचर के रिलेशन बता रहा है, तो जनरल गैस कांस्टेंट है। तो दिस इज द रिलेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन विच बेसिकली डिफाइंस, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ Arrhenius इक्वेशन which basically defines the relationship between general gas constant, mhm, which basically defines the relationship between rate constant और एक्टिवेशन एनर्जी, इनका ये रिलेशनशिप डिफाइन करता है। ठीक है। अब यहां पर एक टॉपिक आता है, लास्ट टॉपिक, जो क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट और ये वाला, दिस वन, पॉइंट नंबर दिस एंड पॉइंट नंबर दिस, एक्सप्लेन द मीनिंग द टर्म ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, activated complex
और इसका रेट ऑफ रिएक्शन से क्या ताल्लुक है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी, एन एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको आप सिंपल एक ग्राफ से समझा देते हो सारी बातें। आ जाइए। ये वो पॉइंट है जो मैंने ऊपर लिखे थे ना, मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स। वो कौन से मैकेनिज्म है जिससे रिएक्शन प्रोसीड होता है। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है आपकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में नहीं मतलब केमिकल रिएक्शन जब भी कभी होता है, तो केमिकल रिएक्शन के पीछे दो किस्म की साइंस लगती है। वो केमिकल रिएक्शन के पीछे दो किस्म जो साइंस लगती है ना, उसको आप दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। उसको डिफाइन करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है आपका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मेथड, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। और एक तरीका होता है कोलिजन थ्योरी। ये दो थ्योरी, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन थ्योरी जो मैंने ऊपर लिखवाया था ना, फैक्टर्स ऑफ वो मैकेनिज्म थ्रू विच द रिएक्शन प्रोसीड, ये मैंने करवाया था। मैकेनिज्म थ्रू विच द, तो ये इस मैकेनिज्म के पीछे दो कहानियां होती हैं। या तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन होती है, या कोलिजन थ्योरी होती है। कोलिजन थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। अभी क्या होता है भाई, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसकी डेफिनेशन जरा बात समझेंगे, फिर मैं एग्जांपल से समझाऊंगा तो फिर आपके दिल में उतर जाएगी। पहले डेफिनेशन समझिएगा। डेफिनेशन में कहते हैं मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, हमारे कोर्स में अभी इन दोनों का मतलब भी समझाऊंगा, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, कोलिजन थ्योरी क्या है। पहले जरा एक मिनट के लिए यहां पे देखिएगा, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी बियॉन्ड एवरेज इंटरनल एनर्जी। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी beyond average internal kinetic energy which particles must have for effective collision, which particles must have बेटा कैटलिस्ट पे भी जाऊंगा मैं, कैटलिस्ट पे भी दोबारा जाऊंगा, ये इसके लिए ये कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। मेटली विच पार्टिकल्स मस्ट हैव फॉर अफेक्टिव कोलिजन। वो बीच बीच में मैं रुक जाता हूँ तो वो सेंटेंस टूट जाता है। इस कॉल्ड एस एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम क्या बोलते हैं, इस कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी को ये से लिखते हैं। अभी क्या मसला है, अगर इसको समझिएगा बात करें। इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ, इसको समझने के लिए मैं एक मिसाल लेता हूँ। अभी सितंबर में आईफोन 17 प्रो मैक्स आने वाला है, चलो आईफोन 16 की बात कर लेते हैं। सर आपके पास आपको एक डिवाइस चाहिए, जिसमें आपको एक डिवाइस चाहिए, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल से बात करूँ, ये खुद ही पूरा प्रोसेस आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपको एक चाहिए सर डिवाइस, जिसके पीछे तीन नुक्ते हों, पता नहीं तीन नुक्ते कैसे होते हैं। मतलब आपको सर चाहिए इस तरीके से आईफोन 16 प्रो मैक्स चाहिए आपको, मान लिया। सर आपको आईफोन चाहिए, कौन सा वाला, 16 प्रो मैक्स। अच्छा जी, अल्ट्रा प्रो मैक्स भी होता है, वो भी देख लीजिएगा। अब इसकी अज्यूम कर लेते हैं कि सर मार्केट प्राइस जो है जिस पे आप इसको खरीदेंगे, अज्यूम कर लेते हैं वो है 500,000 रुपीज। पता नहीं मुझे कितनी है भाई, मुझे कभी शौक नहीं रहा, मैंने नहीं लिया कभी, मेरे पास सैमसंग का मोबाइल है कोई। तो 500,000 रुपीज, वैसे भाई ऐसा नहीं है कि मैंने कभी नहीं लिया, ऑब्वियस सी बात है कभी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, इतना महंगा मोबाइल तो इसलिए नहीं लिया। ऐसा नहीं है कि भाई वो लेने की हिम्मत भी और बस नहीं लेना, आईफोन नहीं लेना। लेकिन कभी ऐसी ऐसा कभी शौक नहीं हुआ, चले शौक को रख लेते हैं, आप कभी शौक नहीं हुआ, कभी शौक हुआ तो ले लेंगे भाई।
इसमें क्या है? तो भाई इसकी प्राइस है, मान लेते हैं सर इतनी इसकी प्राइस है। ठीक है जी। अब आप इसको लेने के लिए जाते हैं। आप पर्सन नंबर 1 है, मतलब आप सर हैं, और आपने इसको लेने की नियत की। और आपके साथ पर्सन नंबर 2 है, मान लेते हैं सर बिलाल हैं, उनको भी कोई ऐसे कीड़ा नहीं है, तो उन्होंने भी आईफोन 16 प्रो मैक्स लेने की हिम्मत की कि भाई मैं 16 प्रो मैक्स लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, चेक किया कि मेरे पास कितने पैसे हैं इसको खरीदने के लिए, तो मेरी जेब में सिर्फ निकले, मान लेते हैं 100,000। जेब में नहीं, मतलब मेरे पास इतने पैसे निकले। सर बिलाल ने जब जेब में हाथ डाला तो उन्होंने चेक किया, तो उनके पास माशाल्लाह ठीक ठाक पैसे थे भाई। उनके पास इतने पैसे निकल गए खरीदने के लिए। अच्छा जी। अब हुआ क्या? हर बंदे के पास अपना एक एनर्जी होती है, अपनी एक वैल्यू होती है, अपनी एक हिम्मत होती है, सकत होती है। उसको हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। अब किसी की इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, वो 1 किलोमीटर तक भाग सकता है। किसी की कम होगी, 10 कदम भी नहीं चल सकता। किसी को पढ़ाने के लिए 4 घंटे पढ़ा सकता है, कोई 1 घंटा नहीं पढ़ा सकता। तो हर किसी की एक अपनी कैपेसिटी होती है। तो सर आपकी कैपेसिटी ये रही, और दूसरे बंदे की कैपेसिटी ये रही। ठीक है। अब दोनों को चाहिए आईफोन 15 प्रो मैक्स। अब ये आईफोन 15 प्रो मैक्स जो है वो मान लेते हैं 15,000 का है। वो मान लेते हैं कितने का है? 500,000 का। तो इस तक पहुंचने के लिए, इस थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के लिए, इस मिनिमम अमाउंट तक पहुंचने के लिए, आपको जब तक ये अमाउंट नहीं होगा तो आपको ये डिवाइस नहीं मिलेगी। इस अमाउंट तक पहुंचने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको चाहिए, जो पैसे आपको चाहिए, जो आपने बोरो करने, उधार लेने, कुछ भी करने, वो बेसिकली आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। वो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। जैसी वो एक्टिवेशन एनर्जी आपको मिलेगी, आप धड़ल्ले से अगले दिन उठेंगे, दुकान पे जाएंगे, आईफोन 15 प्रो मैक्स लेंगे। अब एक्टिवेशन एनर्जी मेरी बहुत ज्यादा है, मुझे बहुत टाइम चाहिए इतने पैसे जमा करने के लिए, मैं वहां तक जाऊंगा, तो भाई मैं ले सकता हूं। जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी वो फौरन से जाएगा, फौरन से जाकर लेकर आ जाएगा। अब रिएक्शन में यही साइंस होती है। रिएक्शन में भी यही टोटल साइंस, और कुछ भी नहीं है। रिएक्शन क्या कहता है आपसे, इस ग्राफ से अब बात समझिएगा। अब जब बात हो गई है तो ग्राफ भी देख लेते हैं हम, जब इतनी बात हमने कर ही ली है तो हम ग्राफ देखने में क्या हर्ज है। इस ग्राफ से जरा समझिएगा। ये ग्राफ में एक्स एक्सिस जो है वो बेसिकली पाथ ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन किस पाथ को फॉलो कर रहा है। और जो वाई एक्सिस है वो बेसिकली समझ लें रिएक्शन की एनर्जी है। एनर्जी है। अब जब रिएक्टेंट है, समझे, रिएक्ट ये एनर्जी है, ऊपर जाते रहेंगे आपकी एनर्जी बढ़ रही है, आगे जाते रह रहे हैं, रिएक्शन से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मान लेते हैं स्टार्टिंग में इनिशियल एनर्जी जो रिएक्टेंट की है वो इतनी है। रिएक्टेंट की जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है वो इतनी है। तो आपका रिएक्टेंट यहां पे खड़ा हुआ है। ये आपका मान लेते हैं रिएक्टेंट खड़ा हुआ है। इस रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी इतनी है। अब इंटरनल एनर्जी इतनी है, अब इस रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, आईफोन 16 प्रो मैक्स लेना है, तो उसको कम से कम इस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचना होगा। तो इस थ्रेशोल्ड पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी इसको रिक्वायर्ड है, इस लेवल तक पहुंचने के लिए जहां पर जाके ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इस लेवल तक पहुंचने के लिए इसको जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हम एक्सटर्नली सप्लाई करेंगे, या इसको जो चाहिए होगी, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं क्या बोलूंगा? एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। ये रही मेरी, मान लें, इंटरनल एनर्जी। दिस इज माय इंटरनल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ई आई। दिस इज वो एनर्जी जो मुझे चाहिए। और दिस इज द लेवल ऑफ एनर्जी जहां तक मुझे पहुंचना है। इस लेवल ऑफ एनर्जी, इस लेवल को हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी लेवल को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। और इसका जो नाम होता है वो नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। वो इसका नाम क्या होता है बेटा? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक है। अब जैसे ही मुझे किसी ने धक्का लगाया, कहीं से मुझे गिफ्ट आया, कहीं से मुझे कुछ आया, मुझे फौरन से 4 लाख मिले, मेरी एकदम से एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ी, मैं किस में कन्वर्ट हो गया? सर मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, और मैंने जाते ही आईफोन खरीदा, और आईफोन खरीद के मैं खुशी खुशी घर वापस आ गया। ठीक है। तो ये साइंस होती है रिएक्शन के पीछे। अभी इधर इसको मैं थोड़ा सा मजीद समझाता हूँ।
ये बन गया मेरा प्रोडक्ट। ये मेरा क्या बन गया? प्रोडक्ट। और मानने के लिए समझ लें, ये मेरे प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है। हर किसी की अपनी इंटरनल एनर्जी होती है। तो ये रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी थी, और प्रोडक्ट की मान लें इंटरनल एनर्जी ये रही। ये मान लें प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है, जिस लेवल तक मुझे पहुंचना है, वो कहलाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी, जो बेसिकली सम होता है इंटरनल एनर्जी का प्लस एक्टिवेशन एनर्जी का। तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा कि थ्रेशोल्ड एनर्जी में से माइनस कर दो इंटरनल एनर्जी को। तो एक्टिवेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि भाई थ्रेशोल्ड एनर्जी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसमें से माइनस कर दो इंटरनल एनर्जी को, तो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी निकल के आ जाए। चलिए क्यों मिटा दिया? अजीब सा लग रहा था। हम्म। सही है। और अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो गुजारा कर लेते हैं। तो अगेन वही कहानी है, ये आपका दिस इज योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है। और ये जो थोड़ा सा अमाउंट है ये प्रोडक्ट की एक्टी इंटरनल एनर्जी है। ये प्रोडक्ट की क्या है? इंटरनल एनर्जी है जनाब। अब इसी ग्राफ को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इस ग्राफ से भी एक रिजल्ट निकल जाता है, इसलिए मैं इस ग्राफ को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये दोबारा से ग्राफ है। अब मुझे फर्क बताइएगा, ये जो मैंने पहले ग्राफ बनाया है और जो मैं ग्राफ बनाऊंगा इसमें क्या फर्क है? सब कुछ सेम है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एनर्जी, ये एक्स एक्सिस है पाथ ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है पाथ ऑफ रिएक्शन। यहां मैं मान लेता हूं ये मैंने रिएक्टेंट लिया, यहीं पर मेरा आ गया बेटा रिएक्टेंट भी आ गया इस तरीके से। ये रहा मेरा, कहाँ चला गया रेड पेन? दिस इज माय रिएक्टेंट। ये मेरा समझ लें आप बेटा रिएक्टेंट है। और समझने के लिए देख लीजिएगा, ये रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी है। समझने के लिए ही देख लीजिएगा, ये रिएक्टेंट की क्या है? इंटरनल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। अब होगा क्या? दोबारा से रिएक्शन स्टार्ट हुआ, दोबारा से इस रिएक्टेंट को इस लेवल तक पहुंचना है। इस लेवल तक पहुंच जाएगा तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव कर लेगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और इसका नाम होता है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एसी। इस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस एनर्जी को आप क्या बोलते हो? एक्टिवेशन एनर्जी। वंस आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को अचीव कर लेते हो तो आपके मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और ये आपका बना दिया मैंने प्रोडक्ट। ये आपका मैंने बता दिया प्रोडक्ट। अब ग्राफ नंबर 1 में और ग्राफ नंबर 2 में क्या फर्क है? यस, ग्राफ नंबर 1 में और ग्राफ नंबर 2 में क्या फर्क है? सर ग्राफ नंबर 1 में जो प्रोडक्ट बना है उसकी जो इंटरनल एनर्जी है या प्रोडक्ट की जो एनर्जी है वो कम है। और ग्राफ नंबर 1 में, सॉरी, ग्राफ नंबर 1 में जो प्रोडक्ट बना था उसकी एनर्जी कम है और रिएक्टेंट की इंटरनल एनर्जी ज्यादा है। और जो ग्राफ नंबर 2 आपने बनाया है उस ग्राफ नंबर 2 में प्रोडक्ट की एनर्जी, प्रोडक्ट ऊपर है तो प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, और रिएक्टेंट की जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है बेटा? कम है। तो ये एग्जैक्टली अगर आप सोच रहे हैं यही इन दोनों में फर्क है, तो बिल्कुल यही फर्क है, इसके अलावा कोई तीसरा फर्क नहीं है। ये इंटरनल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की इंटरनल एनर्जी है, ये इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है। ठीक है। अब इससे कुछ इससे कुछ आपको नतीजा मिलता है। ये ग्राफ देके उसने पूछा हुआ था दिस ग्राफ रिप्रेजेंट्स विच रिएक्शन। ये ग्राफ देके उसने पूछा हुआ था ये ग्राफ किस रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए बेटा मैं इसको बहुत मोहब्बत से बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जनाब आप ऐसे नहीं जाओगे? चलो अब जाओ। अब हमारे पास ये जो वाला ग्राफ है ना, जिसमें हीट एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है, जो हीट ऑफ प्रोडक्ट है,
या इसको आप एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कह लें, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जिसमें ज्यादा है किसके मुकाबले में, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के मुकाबले में। तो भाई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट अगर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा हो तो डेल्टा एच, डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव आता है। और डेल्टा एच नेगेटिव आने का मतलब जो आपका रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। ये कैसे निकाल लिए सर आपने, माशाल्लाह आप लोग एमडी कैट देने बैठे हैं, 2 क्लास के बच्चे नहीं हैं। डेल्टा एच का मतलब होता है हीट ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। अगर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट होगी तो साइन माइनस का होगा, साइन माइनस का होगा तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। और इसका ऑपोजिटली अगर आप काम करेंगे, इसी का बिल्कुल ऑपोजिट काम करेंगे, आप बोलेंगे एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट के मुकाबले में ज्यादा है तो एक्सोथर्मिक। और अगर आप बोलेंगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के मुकाबले में ज्यादा है तो आप क्या बोल देंगे, आपका रिएक्शन कौन सा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इसका ऑपोजिट काम करेंगे तो ऑपोजिट काम आपको इस तरीके से नजर आ जाएगा। सेम लिखा, इसको लिख के आपने क्या बोला, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, देन ये पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है कौन सा रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। पॉजिटिव का मतलब है एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब यहां से जरा थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू में कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट क्या। देखें जी, मैंने आपको शुरू में क्या समझाया कि केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन के अंदर दो थ्योरीज पाई जाती हैं, एक एक्टिवेशन एनर्जी की थ्योरी, एक कोलिजन की थ्योरी। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इतना टाइट कोलिजन करें कि आफ्टर कोलिजन उनकी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड के लेवल तक पहुंच गई तो वो रिएक्शन के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स अनस्टेबल हो जाएंगे और अनस्टेबल होके प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं है ये बात समझ में, थोड़ा सा और समझाता हूं। आपको एक कोना दिया, आपके छोटे भाई को दूसरा कोना दिया और कहा भाई दोनों एक कोने से, दोनों एक दूसरे कोने से भागते हुए आओ और एक दूसरे क्लास की टक्कर मारो टिंड पे, एक दूसरे टिंड पे टक्कर मारो। और मैंने दो बहनों को भी ये काम दिया, तो बहनें तो बेचारी नाजुक होती हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए आई, एक दूसरे को हल्का से टक्कर मारते हुए टिंड पे चली गई। ना पहली बहन को फर्क पड़ा ना दूसरी बहन को फर्क पड़ा, दोनों अपने अपने घरों में खुश रहने लग गई। लेकिन भाई होते हैं एकदम सियाणे, वो दोनों एक दूसरे की तरफ बुरी तरीके से भागते हुए आए, दोनों ने अपनी टिंड से टिंड मिला के टक्कर मारी। अब क्या होगा, किसी एक का सर फटेगा, दोनों का सर फटेगा, कुछ ना कुछ होगा। तो मतलब उनका इतना ऐसा कोलिजन था जिसके नतीजे में कुछ अफेक्ट हुआ, तो इसको बोलते हैं अफेक्टिव कोलिजन। तो इसी तरह मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं। जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराते हैं तो वो बहनों की तरह भी टकराते हैं, मतलब उनके कोलिजन का कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम बोलते हैं इन अफेक्टिव कोलिजन। जिसको हम क्या बोलते हैं, इन अफेक्टिव कोलिजन। या वो जंगलियों की तरह भी टकराते हैं, इतना जोर से टकराते हैं कि वो अफेक्टिव कोलिजन होता है। दोनों मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के नतीजे में उनकी एनर्जी इतनी हाई हो जाती है कि वो थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाते हैं, देन वो रिएक्टेंट में नहीं रह पाते, वो कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। अमाउंट ऑफ, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो अफेक्टिव कोलिजन कराने के लिए, और कोलिजन थ्योरी यही कहती है भाई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं हो सकता जब तक उसके मॉलिक्यूल्स अफेक्टिव कोलिजन ना करें। दोनों बातें एक ही हैं लेकिन कान अलग अलग पकड़े हुए हैं। कोलिजन थ्योरी क्या बोलती है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स उस वक्त तक प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते जब तक वो ऐसा कोलिजन ना करें जिसके नतीजे में उनका एनर्जी लेवल एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स तक पहुंच जाए और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। दिस इज कॉल्ड एज कोलिजन थ्योरी। एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी कहती है कि भाई हर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपनी इंटरनल एनर्जी के अलावा एक खास अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, जब तक वो खास अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको नहीं मिलेगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा। उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को जो चाहिए होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर फास्टर रिएक्शन होगा तो उसको कम एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। मैंने मोबाइल की एग्जांपल से समझाया कि ये मेरी इंटरनल एनर्जी थी, मैंने मोबाइल की एग्जांपल से समझाया कि ये मेरी इंटरनल एनर्जी थी और ये मेरे थ्रेशोल्ड लेवल था, तो मुझे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ताकि मैं अपना प्रोडक्ट बना सकूं। और एक दूसरी मिसाल से समझाया, ये रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है, इसकी इंटरनल एनर्जी बहुत ज्यादा है तो ये क्विकली रिएक्शन कर लेगा।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये आपके पास मासूमाना कॉन्सेप्ट है एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी का, एक्टिवेशन एनर्जी थ्योरी। अब इससे रेलिवेंट एक सवाल पेपर में आया हुआ है, मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं जो मैंने इतनी देर तक मैंने घूम घूम करता रहा हूं मैं, उससे रेलिवेंट बहुत सारे सवाल आते हैं। एक सवाल मुझे फौरन से याद आ गया, वो क्या है भाई, इफ द, अगर वो आपसे बोले द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, इफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन इट्स एक्टिवेशन एनर्जी, देन व्हाट हैपन, तो उसके बाद क्या होगा, देन व्हाट हैपन। तो उसने इस चीज को ऑप्शन में दे दिया कि भाई ए ऑप्शन है, बताओ प्रोडक्ट विल फॉर्म, प्रोडक्ट बन जाएगा, मुझे नहीं पता भाई, प्रोडक्ट विल फॉर्म। बी ऑप्शन उसने दिया कि भाई रिएक्टेंट विल डिसअपेयर, रिएक्टेंट गायब हो जाएगा। सी ऑप्शन उसने दिया कि बोथ, ए और बी दोनों हो सकते हैं, कि भाई प्रोडक्ट भी बन रहा है रिएक्टेंट भी फॉर्म हो रहा है। डी ऑप्शन उसने दिया कि भाई केमिकली अनचेंज, इन दोनों में केमिकली कोई चेंज नहीं आएगा। ये वही मिसाल हो गई कि दो बहनें आपस में आ रही हैं और दोनों को टकराने का मौका दिया मैंने, तो दोनों बहुत प्यार से टकराई, ना पहली के बाल हिले ना दूसरे के बाल हिले, दोनों की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो क्या रहा, केमिकली अनचेंज रहा। ठीक है। तो इसी तरह अगर आपका रिएक्शन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो एवरेज क्या नाम है इंटरनल एनर्जी से क्या होगी, कम होगी, तो उस वक्त आपके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की सेहत पे फर्क नहीं पड़ेगा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, दे विल नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है। अब इसी तरह कैटलिस्ट को जो मैंने वहां छोड़ा था उसकी वजह ये थी कि कैटलिस्ट दो किस्म के होते हैं मेनली, एक होता है आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट, एक होता है आपके पास पॉजिटिव कैटलिस्ट जो क्या करता है, जो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी कम करता है और रिएक्शन की स्पीड को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। ठीक है। स्पीड ऑफ द रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, या रिएक्शन को फास्ट कर देता है बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। और इसी तरह एक होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट, बी ऑप्शन, एक होता है आपका नेगेटिव कैटलिस्ट। ये नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये नेगेटिव कैटलिस्ट जो होता है, पहली बात तो ये जुमला ही गलत है, नेगेटिव कैटलिस्ट किसी किताब में नहीं लिखा हुआ होता, और नेगेटिव कैटलिस्ट कहना कहते हैं कानूनन जुर्म है, नेगेटिव कैटलिस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती, इसको हम बोलते हैं इनहिबिटर। नेगेटिव कैटलिस्ट तो सिर्फ लफ्जों के लिए समझा रहा हूं, लेकिन नेगेटिव कैटलिस्ट नाम की चीज नहीं होती, इट इज कॉल्ड एज इनहिबिटर, इसको इनहिबिटर कहते हैं। और इसी तरह पॉजिटिव कैटलिस्ट का भी एक नाम होता है, लेकिन पॉजिटिव कैटलिस्ट को पॉजिटिव कैटलिस्ट पुकार सकते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट को हम एक्सेलरेटर भी कहते हैं, ये एक्सेलरेट करता है रिएक्शन की स्पीड को। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा के नहीं, ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करेगा बाय इन्वॉल्विंग द रिएक्शन इन सम अदर, इन्वॉल्विंग द रिएक्टेंट्स इन सम अदर रिएक्शंस, आपके रिएक्टेंट का फोकस हटा देगा कि भाई आपने ये प्रोडक्ट बनाने नहीं, वो उसको कहीं और इंगेज कर देगा अपनी प्रॉपर्टी से, ताकि जो प्रोडक्ट बनना है वो प्रोडक्ट ना बने। तो ये बेसिकली कहाँ यूज होता है, जो रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं उनकी स्पीड को रोकने के लिए, कम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हम ये यूज करते हैं, डिक्रीज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय इंगेजिंग द रिएक्टेंट्स इनटू साइड रिएक्शंस, साइड रिएक्शंस में रिएक्टेंट को इंगेज करता है और उसमें यूज करता है।
ठीक है, तो ये हमारे पास कैटलिस्ट का फिनोमिना है। अब जनाब, यहां तक पढ़ने के बाद आप लोग बोलेंगे सर बस कर दें, 2 घंटे से मुसलसल हमें दबाए जा रहे हैं, हमारा दिमाग खुचक कर दिया आपने। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? जी जनाब। अच्छा जनाब, ओके जनाब। अभी इसके कुछ एक मासूमाना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के कुछ मासूमाना न्यूमेरिकल्स आते हैं। वो मासूमाना न्यूमेरिकल्स क्या होते हैं, उसमें कुछ बच्चे हमारे चैंपियन भी बनते हैं, पाकिस्तानी बच्चे अपना दिमाग लगाते हैं, जुगाड़ लगाते हैं। वो कहता है इतना बड़ा रिएक्शन देखिए, आपको कहता है कि भाई इसकी बेस पे काम करो, लेकिन आप बोलते हैं नहीं सर हम तो ऐसे नहीं करेंगे। वो कहता है डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करो यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, यूजिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन को यूज करके आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करो। अब फॉलोइंग इंफॉर्मेशन क्या है? वो आपको एक तो रिएक्टर वो रिएक्शन देता है कि भाई 2NO2 2NO रिएक्शन करते हैं किसके साथ? H2 के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ। तो क्या बनाते हैं भाई, ये H2O बना लेते हैं, 2 टाइम्स H2O। और साथ साथ वो क्या बनाते हैं, N2 बनाते हैं। अब वो बोलते हैं इसको देखते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालो, साथ साथ थोड़ी सी और मुझे इंपॉर्टेंस दे दो, एक और चीज भी देख लो जो मैं तुम्हें दे रहा हूं। इतने जज्बाती मत हो और फौरन से आगे मत भागो। वो साथ में एक टेबल आपको देता है, इसमें 1 2 3 3 रिकॉर्ड होते हैं। वो साथ में आपको एक टेबल भी देता है। सर इस टेबल से मुराद क्या होती है? इसके अंदर कुछ वो डेटा देता है आपको ना। चल भाई, ये वो साथ में एक टेबल देता है, इस टेबल के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन भर के देता है। मतलब यहाँ पे उसने दिया सीरियल नंबर, 3 सीरियल होते हैं, 1 2 और 3। ठीक है, 3 उसने सीरियल नंबर दिए। साथ में वो आपको पहले कंसंट्रेशन देता है एक रिएक्टेंट की, भाई NO आपका रिएक्टेंट है और NO की कंसंट्रेशन है, यूनिट भी लिख के दे देगा कि NO की कंसंट्रेशन में मोल पर DM³ में दे रहा हूं। साथ साथ वो फिर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन देता है, कंसंट्रेशन को ब्रैकेट में लिखते हैं। और साथ साथ वो कहता है भाई ये भी मैं आपको किस में दे रहा हूँ, मोल पर DM³ में दे रहा हूँ। और फिर आखिर में वो आपको रेट ऑफ रिएक्शन भी दे देता है, रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर DM³ इंटू सेकेंड। अब वैल्यूज देता है यहाँ पे कुछ। पहली वैल्यू आपको देता है वो, पहली वैल्यू आपको देता है NO की वैल्यू 0.006, 0.006। और इसकी देता है 0.001। और उस टाइम पे रेट ऑफ रिएक्शन दिया है इसने 0.025। इसी तरह इसकी वैल्यू दी 0.006 और इसकी वैल्यू कर दी 0.002 और रेट ऑफ रिएक्शन कर दिया 0.050। ठीक है, लास्ट वन 0.012, इसको रख दिया 0.001 और इसकी वैल्यू कर दी 0.1। अब बोल रहा है कि भाई आपको मैंने कहा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होता है ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है, उसके लिए आपको रिएक्शन करना पड़ेगा। अब रिएक्शन करने के लिए आपको वो इंस्ट्रूमेंट तो नहीं देगा, आपको वो एग्जाम में केमिकल ला के तो नहीं देगा कि रिएक्शन करो और मुझे इसका रिजल्ट बताओ। वो रिएक्शन खुद से करेगा, उसकी ऑब्जर्वेशन इस टेबल में डालेगा कि भाई ये मैंने ऑब्जर्व किया। इस ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे एक्चुअल रिएक्शन जो हुआ, उसकी ऑब्जर्वेशन की बेसिस पे वो आपको बोलेगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ। तो यहाँ पे 3 रिकॉर्ड्स बेसिकली उसने क्रिएट किए हैं। उसने क्या किया है कि भाई 3 डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स ली हैं रिएक्शन की। वो 3 डिफरेंट रीडिंग्स क्या ली हैं? इसने पहले तो समझो कि रिएक्टेंट लिया 0.006 नाइट्रिक ऑक्साइड, 0.001 हाइड्रोजन। तो इसने चेक किया कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ रहा है, 0.025 आ रहा है। अब ये क्या करेगा, बारी 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 पहले एक रिएक्टेंट को चेंज करेगा, फिर दूसरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेगा और चेक करेगा कि कौन रिएक्शन जो है वो किसकी कंसंट्रेशन पर कितना डिपेंड कर रहा है। आपका रिएक्शन
किस रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे कितना डिपेंड कर रहा है, ये फिर चेक करेगा इसको। तो बहुत आसान सी बात है, कोई मसला ही नहीं है। देखिए इनिशियल, ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन है जिसकी बेस पे आपने काम करना है। अब एक साथ दोनों को चेंज नहीं कर सकता वो, ऐसा किसी सवाल में नहीं होगा कि वो ए रिएक्टेंट और बी रिएक्टेंट दोनों को चेंज कर दे। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर इसने दोनों रिएक्टेंट को एक साथ चेंज कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे जो फर्क पड़ेगा आप बता नहीं सकते कि वो ए रिएक्टेंट की वजह से पड़ा या बी रिएक्टेंट की वजह से पड़ा। तो एक वक्त में किसी एक को चेंज करेगा, दिस इज अ थंब रूल, ये आप नोट कर लो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब पहली दफा उसने जो सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, पहली वाली तो इंफॉर्मेशन है, सेकंड वाली के अंदर आपने देखा कि उसने बी को चेंज किया है और H2 को चेंज किया है। कितना चेंज किया? 0.1 से 0.02 कर दिया, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2 किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा? तो सर जब उसने H2 की कंसंट्रेशन को डबल किया तो हमें नजर आया कि रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो गया? डबल हो गया। 0.025 से 0.050 हो गया, तो ये भी क्या हो गया? डबल हो गया। एक चीज जितनी बढ़ाओ दूसरी चीज भी उतनी ही बढ़ जाए, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आप बोलोगे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ H2 के, H2 की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्योंकि अगर आप H2 को 2 टाइम्स बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स बढ़ जाता है। अगर H2 को 3 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। H2 को 10 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा। ये आपको पता चल गया। फिर आप वापिस आ गए। फिर आपने चेक किया तीसरी दफा में वो H2 को अपनी जगह पे ले गया, बट अब वो एन नाइट्रिक ऑक्साइड को NO को चेंज कर रहा है। और कितना चेंज कर रहा है सर? इसको भी इसने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 टाइम्स बढ़ाया। तो इसको जब 2 टाइम्स बढ़ाया तो वॉट यू ऑब्जर्व के रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 2 टाइम्स बढ़ने के बजाय 0.025 से डबल होने के बजाय वो 4 टाइम्स बढ़ गया। वो कितना बढ़ गया? अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, इट विल बी 0.01। सही लिखा था मैंने? गलत मतलब मैंने सही लिखा था, सही लिखा था ये जज्बात में ना, ये 0.1 ही है। इसको आपने चेक किया, ये कितना बढ़ गया? ये 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ गया। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन अपना कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड 2 टाइम्स बढ़ा रहा हूं, तो अगर एक चीज 2 गुना बढ़ाओ, डबल करो, दूसरी चीज उसके मुकाबले में 4 गुना बढ़ जाए खुद से, तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल। दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड एज स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल। आप यहां पर कह दोगे कि रेट ऑफ आपने कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम्स बढ़ाई है, बट रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रिक ऑक्साइड के स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मतलब पावर 1। डायरेक्टली के बाद कौन सा होता है? स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल होता है पावर 2। डायरेक्टली रिलेशन कब लिखोगे? जब भाई जितना रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूं उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े, डायरेक्टली रिलेशन। अगर रिएक्टेंट 2 बार बढ़ा रहा हूं और रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ रहा है तो दिस इज प्रोपोर्शनल रिएक्शन। और इसके लिए आप क्या करोगे? रेट ऑफ रिएक्शन प्रोपोर्शनलिटी हट जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। ये आपके पास क्या हो जाएगा? हम्म, ये आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन। कभी कभार वो बोलता है रेट एक्सप्रेशन बताओ क्या बनेगी इसकी। और रेट एक्सप्रेशन से आप अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो सही आएगा। और वो क्या निकलेगा? 1+2, 1+2 मतलब 3। 3 नहीं बोलते इसको, आप बोलोगे आपका रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है।
आपका रिएक्शन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है। अब कुछ बच्चे चैंपियन बनते हैं और समझते हैं हम ही सबसे ज्यादा अक्लमंद हैं। वो इसी को देखते हुए रेट एक्सप्रेशन भी बना लेंगे, रिएक्शन को देखते हुए बोलेंगे रिएक्शन तो दिया हुआ है ना, तो रिएक्शन से ही वो रेट एक्सप्रेशन भी बना लेंगे और उससे ही ऑर्डर भी निकाल के आ जाएंगे और उनके इंशाल्लाह सिफर नंबर आएंगे। इंशाल्लाह उनके सिफर नंबर आएंगे। आपने इतना अक्लमंद नहीं होना। आपने उसकी वैल्यूज को देखते हुए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। ठीक है, पहले रेट एक्सप्रेशन निकालनी है और फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। अच्छा, किताब के अंदर इसके कुछ सवाल इस किस्म के मौजूद है, इसकी लाजमी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस शीट के अंदर भी सवाल आते हैं। बस कुछ भी नहीं, आपको टू टाइम्स का रिलेशन मिलेगा या डायरेक्टली रिलेशन मिलेगा और इससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है। कभी कोई साजो नादिर हो गया तो थ्री टाइम्स का मिल जाए, कोई साजो नादिर मिल गया तो वो थ्री टाइम्स होगा और थ्री टाइम्स आप लोग इजिली आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है। तो दिस इज द सिंपल क्वेश्चन जो आपके पास अक्सर आते हैं। अच्छा बेटा, डिक्रीज ये ऐसे कैसे करते हैं, मैंने डिक्रीज के लिए कुछ नहीं बताया। रेट ऑफ रिएक्शन जब डिक्रीज होता है तो आपका जो कैटलिस्ट होता है वो रिएक्टेंट को साइड रिएक्शंस पे इन्वॉल्व करता है, तो मेन प्रोडक्ट आपका नहीं बनता। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ या मेथड ऑफ नेगेटिव कैटलिस्ट मतलब इनहिबिटर। टीपीटी टीटीपी बेटा मैं इसकी भेज दूंगा बिल्कुल। टॉपिकल प्रैक्टिस प्रॉब्लम इसको भेज दूंगा। यस। अब मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे मेरे बेटा परेशान हो रहे हैं, मैं उनको जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं कहा मैंने। मैं उनको रिपीट कर रहा हूँ, एक मिनट खामोश रहिएगा आप सारे बच्चे मेरे बेटा। देखें, ये एक टेबल मिला आपको। एक बच्चा कह रहा है टेबल समझ में नहीं आया। अल्लाह पाक उसको जजाय खैर दे, उसको चांद जैसी बीवी दे जो दिन में तारे दिखाए। भाई देखो, मैं दोबारा से रिएक्शन लिखता हूँ। मान लो, अब इसको वो बच्चे जिसको समझ में नहीं आया सिर्फ वो मेरा साथ दें। मैं दोबारा से रिएक्शन लिखता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ भैया ए, यहाँ कर देता हूँ भैया बी। थोड़ी सी वैल्यूज को मैं चेंज कर देता हूँ, चलो वैल्यूज चेंज कर दूँ, वैल्यूज तो चेंज करना बनती है ना, अदरवाइज सवाल तो सेम हो जाएगा। ताकि उन बच्चों को मैं समझा दूं जो बच्चे कह रहे हैं सर टेबल ही समझ में नहीं आया, सीधा उठा के उन्होंने थ्योरी दे दी, टेबल ही समझ में नहीं आया। जब से सर माशाल्लाह मकई बेच रहे थे तो उस टाइम तक वो पता नहीं क्या घास चरने गए हुए थे। उस टाइम मकई नहीं खा रहे थे। कोई बात नहीं, मैं भी ऐसे ही अपने जमाने में सारे ऐसे ही थे, ऊपर टेंशन की बात नहीं। भाई उसने कहा कि ए और बी आपस में रिएक्शन करते हैं। ए और बी के रिएक्शन के नतीजे में कुछ रिजल्ट उसने निकाले। उसने कहा भाई अगर 0.100 मोल्स पर डीएम क्यूब ए हो और सिमिलर 0.0050 आपका बी हो, तो उस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो 1.25 एक्सपोनेंशियल -4 होगा। मैं नीचे वाला समझा रहा हूँ, ऊपर वाला अल्टीमेटली खुद कर लीजिएगा आप। और जिन्होंने ऊपर वाला कर लिया वो नीचे वाला खुद से कर ले। ठीक है। अब वो कह रहे हैं भाई अगर आप इसको भी रिकॉर्डिंग ले लेते ना ना, रिकॉर्डिंग से क्या कर सकते, रिकॉर्डिंग नहीं ली। फिर मैंने क्या बोला कि एक और ऑब्जर्वेशन, मैंने ए को डबल किया 0.00 और मैंने इसको वैसे ही रखा 0.0050। तो इस पर क्या फर्क पड़ा, इस पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ गया। वो क्या फर्क पड़ा अभी हम देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फिर मैंने ए को वापस अपनी जगह पे ले गया जहां से लाया था 0.00, और इसको मैंने क्या कर दिया सर, इसको मैंने फिर डबल कर दिया। और सर इस पे मैंने चेक किया रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ा, देख लेते हैं। पहले तो ये समझिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली तीन रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहा हूं। फर्स्ट इज फॉर इंफॉर्मेशन, तीन रोज बना रहा हूं। सेकंड में किसी एक रिएक्टेंट को चेंज करता हूं। थर्ड में किसी दूसरे रिएक्टेंट को चेंज कर सकता हूं। मैं दोबारा समझा रहा हूं कि एक साथ दोनों रिएक्टेंट्स को मैं चेंज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो दोनों रिएक्टेंट को एक साथ चेंज करने से प्रोडक्ट पे जो फर्क पड़ेगा वो आप नहीं बता सकोगे कि रिएक्टेंट ए की वजह से पड़ा या रिएक्टेंट टू की वजह से पड़ा। अब गौर से जरा गौर फरमाइएगा जरा। सबसे पहले मैंने क्या किया है, तो आपका इंफॉर्मेशन, ये आपकी इंफॉर्मेशन है कि भाई ऐसे ऐसे रिएक्शन चल रहा है। ये इंफॉर्मेशन है, दिस इज द इंफॉर्मेशन। इससे आपने कुछ अखज नहीं करना, इससे आपने कुछ देख के नहीं लिखना, कोई चैंपियन नहीं बनना, ये आपकी जस्ट इंफॉर्मेशन। फिर आपने गौर किया कि जब आप
ए रिएक्टेंट को क्या करते हो, ए रिएक्टेंट को डबल करते हो, 0.100 से 0.200 करते हो, मतलब आप डबल करते हो। रिएक्टेंट ए को आप डबल करते हो, डबल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई बाय टू करते हो, मल्टीप्लाई बाय टू करते हो। तो रेट ऑफ रिएक्शन भी आपने चेक किया, वो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई बाय टू हो गया, वो अल्टीमेटली क्या हो गया, डबल हो गया। 1.25 का डबल क्या होता है, 2.5, कैलकुलेटर से देख लेना, नहीं तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। 1.25 क्या होगा, 12 का डबल क्या होता है, 25 होता है। 12.5 का डबल क्या होता है, 25 होता है। 12 का 24 होता है, 12.5 का 25 होता है। तो 1.25 का डबल क्या हो जाएगा, 2.5। तो आप यहां पर क्या बोल दोगे कि ए को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। लेकिन जैसे ही आप बी को चेंज करते हो, बी को आपने 0.0050 से 0.010 किया, बी को आपने डबल किया, तो बी को डबल करके आपको क्या मिला, रेट ऑफ रिएक्शन 1.25 से बढ़ के कितना हो गया, 1.25 से बढ़ के कितना हो गया, 5.0। दिस इज 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन आपका बढ़ गया। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अच्छा दोनों को कंपेयर करोगे आप स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं है कि 5.0 को आप ये 2.5 से देखोगे, नहीं। 2.5 कब था, जब ए की वैल्यू 0.20 थी। लेकिन जब थर्ड वाले के अंदर देख रहे हो तो ए की वैल्यू वापस में रिवर्स कर चुका हूं, 0.10। तो अब मैं स्टार्टिंग वाले से ही कंपेयर करूंगा, इंफॉर्मेशन से ही कंपेयर करूंगा। तो बी मेरे पास क्या हो गया मेरा बेटा, इसको 2 टाइम्स बढ़ाया तो ये 4 टाइम्स बढ़ गया, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। सबसे पहले आप क्या बना लोगे, रेट एक्सप्रेशन बना लोगे। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी का स्क्वायर। और इसका जब ऑर्डर निकालोगे तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकलेगा, वन प्लस टू, 1+2 वुड बी इक्वल्स टू 3। और इसको आप बोल दोगे थर्ड ऑर्डर, इसको आप बोल दोगे थर्ड ऑर्डर, ठीक है। तो अब ये मेरे ख्याल है जिन बच्चों को समझ में नहीं आया तब समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बेटा फिर दुआ करें अपने लिए भी, मेरे लिए भी, और अब समझ में आ जाना चाहिए। चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। फिर इंशाल्लाह कल की क्लास में हम 8 चैप्टर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हो गए हैं। तो 8 या 7 चैप्टर जितने भी हो चुके हैं, अब हम एंडिंग की तरफ हैं, हमारे 2-3 चैप्टर मजीद बाकी हैं फर्स्ट ईयर से। फिर हम इंशाल्लाह वैसे तो मेरा टारगेट था इस हफ्ते फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन बीच में एक दिन क्लास नहीं हुई, 2 दिन क्लास नहीं हुई एक्चुअली। तो उसकी वजह से हमारा थोड़ा सा टॉपिक इशू हो गया। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से फर्स्ट ईयर कंप्लीट कंप्लीट करें, और फर्स्ट ईयर के बाद इंशाल्लाह हम सेकंड ईयर की तरफ, ट्वेल्थ की तरफ मूव करें। तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बहुत देर तक दाग लेते हैं अपने सर के लिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। इसका इंशाल्लाह इसका अजर आपको मिल जाएगा, ठीक है। जी बेटा 1 मिनट हो गया, मैं रिकॉर्डिंग अभी अपलोड कर दूंगा, मैं दोनों रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा। अच्छा सूडो ऑर्डर रिएक्शन, सूडो वाला एक बच्चा को 2 बच्चे बोल रहे हैं सर सूडो का मतलब क्या होता है। सूडो का मतलब ये होता है, एक मैंने सूडो ऑर्डर रिएक्शन नहीं बताया, तो ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जो बज़ाहिर सेकंड ऑर्डर लगता है लेकिन होता ये फर्स्ट ऑर्डर है। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, ये दिखने में लग रहा होता है कि सेकंड ऑर्डर है लेकिन ये एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर होता है। लाइक सूडो का मतलब होता है बेसिकली झूठ, फॉल्स, इन फॉल्स, काइंड ऑफ फॉल्स। सूडो की डेफिनेशन जो होती है वो फॉल्स होती है, ठीक है। तो अगर एक रिएक्शन में लिखूं CH3 C00C2H5, जब ये H2O से रिएक्शन करेगी तो H2O से रिएक्शन करके इसने क्या बनाना है, CH3COOH, और CH3COOH के साथ ही क्या बनाएगा, C2H5OH। अब जरा गौर से देखिएगा, अब जरा दिमाग से देखिएगा कि ये रिएक्शन लग ऐसा रहा है कि दो रिएक्टेंट पे बेस कर रहा है, तो ये सेकंड ऑर्डर होगा, ये सेकंड ऑर्डर होगा, बट एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो वो ऐसा रिएक्शन जो फील कराए कि वो सेकंड ऑर्डर है, बट वो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर हो, उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ये स्पेसिफिकली सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है
जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे। ठीक है, तो हम इसको यहीं तक रखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह जी आपसे। 2:2 का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? 3। 2+1। अगर वैल्यूज नहीं दी तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप रेट एक्सप्रेशन से निकालोगे। अगर वैल्यूज नहीं दी तो रेट एक्सप्रेशन से निकालोगे। ठीक है, चलिए जी, अपना ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।